नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव का पारा काफी चढ़ चुका है। कल शाम से यानी कि 15 तारीख की शाम से प्रचार का शोर बंद हो जाएगा, क्योंकि 17 तारीख को यानी 17 नवंबर को मतदान है। और लेकिन उससे पहले आज दोनों राज्यों में प्रचार में काफी गर्मा गर्मी देखी गई। मोदी और राहुल आज दोनों मध्य प्रदेश में थे और वहीं प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में हैं। इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रियंका गांधी रोड शो कर रही हैं। राहुल गांधी ने आज चुनावों के परिणाम को लेकर बड़ी भविष्यवाणी भी कर दी है। तो वहीं मोदी ने राहुल गांधी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा हमला राहुल गांधी पर मोदी ने आज किया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा मोदी ने जनता से कहा है कि मैं 2014 में जब से सत्ता में आया हूं तब से मुझे मिलने वाली गालियां अब और बढ़ गई हैं। आप याद कीजिए, गालियों की चर्चा कब उन्होंने की थी? कर्नाटक चुनाव में। और किलो के भाव नाप रहे थे उस समय, गिनती अब किलो में हो गया है, उस समय गिनती के भाव नाप रहे थे मोदी जी कि मुझे कितनी गालियां दी जाती हैं। 90, 91, 93, 95 ऐसा कुछ कह रहे थे। मुझे याद भी नहीं है कि कितनी गालियों का जिक्र वो कर रहे थे। और वहीं यहां कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि मुझे मिलने वाली गालियां अब पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं। मैं ये गालियां आपके लिए खाता हूं, यानी जनता के लिए ये गालियां खाता हूं। आपको याद होगा कि मोदी इससे पहले यह भी कह चुके हैं कि गालियां उनके लिए टॉनिक का काम करती हैं। अब मोदी फिर से रिवर्स साइकोलॉजी का खेल खेलते हुए दिख रहे हैं। अगर जो साइकोलॉजी के छात्र हैं या साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं वो अच्छी तरह से समझते होंगे कि रिवर्स साइकोलॉजी क्या है। लेकिन राहुल गांधी सीधी सपाट बातें कर रहे हैं। आज भी राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार में दो हिंदुस्तान बन गए हैं, एक अमीरों वाला हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों वाला हिंदुस्तान। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक और भविष्यवाणी कर दी है। आइए उनकी भविष्यवाणी को सुनते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। मध्य प्रदेश में आज थे और लगातार मध्य प्रदेश के दौरे के बाद अब कल राहुल गांधी दो चुनावी सभा करने वाले हैं, आखिरी दिन छत्तीसगढ़ में। लेकिन आज क्या कुछ कह रहे हैं, क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं, पहले उसको सुनते हैं। मध्य प्रदेश के अब मेरे काफी दौरे लग गए हैं और मैं 100% कह सकता हूं कि यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है। आप लिख के रख लो, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 145 से 150 सीट तक देने जा रही है। तो यहां पर कांग्रेस का तूफान आने वाला है, कह रहे हैं राहुल गांधी। 145 से 150 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है मध्य प्रदेश में। राहुल गांधी 100% मान रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की ही सरकार आने वाली है और वो भी पूरे दमखम के साथ आने वाली है, यानी कि कांग्रेस का तूफान आने वाला है। कल राहुल गांधी के रोड शो में भोपाल में जिस तरह लाखों की भीड़ उमड़ी थी, उससे आंधी और तूफान के आसार तो बन ही रहे हैं दोस्तों। आज ऐसा लग रहा है कि इसमें बीजेपी के पैर उखड़ रहे हैं, इसीलिए बीजेपी अब और ज्यादा आक्रामकता के साथ सामने नजर आ रही है, उसमें भी मोदी इसीलिए राहुल को मूर्खों का सरदार कह रहे हैं। आइए जरा सुन लेते हैं कि मोदी जी ने मूर्खों का सरदार क्यों कहा राहुल गांधी को। पहले उसको सुनते हैं, फिर राहुल गांधी की किस बात पर मोदी जी इतना बौखला गए कि आज बात तू मैं तक पहुंच गई है। सुनिए जरा। हवा में उड़ रही है, उसे जमीन पर गरीब दिखाई देते ही नहीं है और न ही वो जमीनी सच्चाई जानते हैं। मैंने सुना कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है।
तीन शब्द, महाज्ञानी, मूर्खों के सरदार और कौन सी बीमारी, ये कह रहे हैं। और कहां, किस देश में रहते हैं, कहां रहते हैं। ये तमाम बातें बता रही हैं कि कितने बौखलाए हुए हैं यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, चुनावी समर में उतरे हैं और यहां दिखाई दे रही है हार, तो बात कुछ ऐसी करनी पड़ेगी शायद मोदी जी की तरफ से। इसकी उम्मीद भी की जा सकती है। उनके भक्तगण तो जरूर उम्मीद करेंगे जो ठहाके लगा रहे थे। राहुल गांधी ने कल मेड इन इंडिया नहीं बल्कि मेड इन मध्य प्रदेश की बात कही थी, जिस पर मोदी तिलमिलाए हुए हैं। आइए जरा उसको भी सुन लेते हैं कि क्या कुछ राहुल गांधी कल कह गए जिस पर आज इतने बौखला गए, तिलमिला गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जरा पहले आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। हम सही बात ना? आपने कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? नहीं देखा। ये हम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं हमारी सरकार आने के बाद यहां जो लाखों करोड़ों युवा है वो बेरोजगार ना रहें, वो फैक्ट्रियों में काम करें। और ऐसा एक दिन आए जब चाइना में कोई युवा हो, वो अपना मोबाइल फोन निकाले, उसके पीछे देखे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश, और वो कहे यार ये मध्य प्रदेश कहां है, मैं जाके देखना चाहता हूं। ये कौन सी जगह है जिसने हमारी सारी की सारी नौकरियां ले ली और मेड इन चाइना को मेड इन मध्य प्रदेश बना दिया। ये हमारा सपना है। यहां पे आपके 15 साल 18 साल जाया हो गए, एक के बाद एक इन्होंने आपको झूठ बोला। प्रधानमंत्री यहां आते शर्म नहीं करते हैं। पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि मध्य प्रदेश में एक कारखाना नहीं खुला, और यहां प्रधानमंत्री आके कहते हैं हमने मध्य प्रदेश में 500 फैक्ट्रियां खोली है। शर्म की बात। नीमच में कहा, मतलब देखिए शर्म ही नहीं है। तो कल हमला बोला था राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और इसी नीमच में जहां उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में हमने 500 फैक्ट्रियां खोल दी हैं। कहां हैं वो 500 फैक्ट्रियां, पूछ रहे थे राहुल गांधी। तो जवाब में महामूर्ख, मूर्खों का सरदार और महाज्ञानी की बात, ये सारे तमगे जो हैं राहुल गांधी और कांग्रेस के इस नेता के ऊपर प्रधानमंत्री ने जड़ दिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर वो फैक्ट्रियां हैं कहां। वैसे मोदी के लिए एक बड़ी मुसीबत आज फिर से पेश हो गई है दोस्तों। पिछले 3-4 दिनों से नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे, जानते हैं आप, कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, कद्दावर नेता हैं और अब विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बेटे देवेंद्र तोमर का एक वीडियो, एक नहीं बल्कि 2 वीडियो आपने देखा होगा। एक 100 करोड़ का वीडियो था, उसके बाद कल उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी, उस वीडियो को दिखाया भी था। 500 करोड़ वाले की डील का भी वीडियो हमने देखा था। ये वीडियो देखिए, ये नहीं, जरा नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर के वीडियो को सामने ले आइए, फिर इसकी चर्चा हम करेंगे। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तैर रहे हैं। 100 करोड़ से लेकर 500 करोड़ की डीलिंग, और अलग अलग 2 बार में 2 पार्ट में इस वीडियो को आपने देख लिया है। सोशल मीडिया पर काफी तैर रहा ये वीडियो। आज एक और वीडियो सामने आया है, लेकिन उस वीडियो में यह शख्स यानी देवेंद्र सिंह तोमर दिखाई नहीं दे रहे हैं। देवेंद्र सिंह तोमर जिससे बात कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है, और खुद वो शख्स सामने आ गया है और कह रहा है कि देवेंद्र सिंह तोमर की जो कथित बातचीत है वो उसी से हो रही है। क्या है इस वीडियो में, या ये सबसे पहले इसको देखते हैं। ये आदमी जो है, इसका नाम जैकमन दीप सिंह है, रहता है कनाडा में, और एक 6 मिनट 50 सेकेंड लगभग 7 मिनट का वीडियो है। पूरा वीडियो आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं, उसका कुछ कटा हुआ भाग आपको दिखा रहे हैं हम। इस इंसान ने ही, इस आदमी ने ही ये दावा करते हुए कि मेरे से ही बात हो रही थी। इसने न सिर्फ देवेंद्र सिंह तोमर से बात की, देवेंद्र सिंह तोमर की पत्नी से भी बात की है। सारे चैट दिखा रहे हैं। कल भी जैसे हमने कहा था, आज भी एक डिस्क्लेमर के साथ इस वीडियो को दिखाने जा रहा हूं कि इस वीडियो या इससे पहले के वीडियो की पुष्टि डीबी लाइव नहीं करता है। लेकिन चूंकि
सोशल मीडिया और खबरों में काफी ये वीडियो जो है तूफान मचाए हुए है और हमारा फर्ज बनता है कि इसे आप लोगों तक हम पहुंचाएं। इसलिए अब इस वीडियो को देखिए और इस पर फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे कि एक नहीं बल्कि कई मुसीबतों से घिरी हुई मोदी सरकार दिखाई दे रही है और चुनाव के वक्त में खुद मोदी जी कैसे घिर चुके हैं या घिर रहे हैं, उसका एक नमूना सुनिए जरा। जो बात है वो सही है। वो एक खनन वाली कंपनी से पैसे का लेन देन हुआ है। वो क्या था कि वो मेरी इनसे दोस्ती थी प्रबल सिंह तोमर जी से, और दोस्ती हुई तकरीबन 2018 में। तो 19 में इनको मैं मिलने के लिए गया। 2020 मार्च में मैं इनको मिलने के लिए गया। जब लॉकडाउन हुआ 13 मार्च को, तो मैं इंडिया में था और मैं नंबर 3 कृष्णा मेनन मार्ग पे था। और मैं जो हूँ, मैं ब्लूबेरी की और भांग की, गांजा की खेती करता हूँ। तो इनको भी कनाडा में गांजा की, भांग की खेती के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी थी, लेकिन वो बोले जी हमारे पास अभी तो अपना पैसा नहीं, कहीं से बनेगा तो हम जरूर लगाएंगे। आगे जब बात हुई, फ्रेंड बने, तो जो त्यागी जी का उसमें जिक्र है, जो मोनेडो का कोहली साहब का जिक्र है, मेरे उनके सभी के मेरे पास प्रूफ है, वायर डिटेल्स है। और ये कोई 500 करोड़ का मामला नहीं है, ये टोटल 10,000 करोड़ है। इसमें खनन जितनी ये पत्थर की जो होती है खान, उनकी होती है। ये देखिए, ये मोनेडो का है, जो मोनेडो का जिक्र चल रहा है कोहली साहब का, ये मोनेडो का टेक्स्ट है। और इसमें मैं आपको अच्छा, ये 100 एकड़ जमीन, ये उनकी जो देवेंद्र सिंह तोमर की वाइफ है हर्षिनी, उनके साथ चैट है मेरी। ये 100 एकड़ जमीन तकरीबन न्यू बंसविक कनाडा में इसी पैसे से खरीदी गई, लेकिन ये बेनामी कंपनियों के द्वारा जो है, बेनामी कंपनी के ऊपर खरीदी गई। तो ये शख्स जैकमनदीप सिंह अपना नाम शुरुआत में बताता है, अपना परिचय देता है, साथ साथ कनाडा में कहाँ रहता है और इसका मोबाइल नंबर क्या है, ये सब कुछ बताया हुआ है। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। आप लोग देख सकते हैं पूरे वीडियो को, लेकिन समय की कमी के कारण उसका एक छोटा सा हिस्सा आप तक हम पहुँचा रहे हैं। और हर्षिनी जो कि देवेंद्र सिंह तोमर की पत्नी है, उनके साथ भी चैट है, वो चैट भी दिखा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि मामला 100-500 करोड़ का नहीं है, बल्कि 10,000 करोड़ का ये शख्स बता रहा है। जितनी बड़ी डील उतनी बड़ी बीजेपी के लिए मुसीबत, फिलहाल यही दिख रहा है दोस्तों। जितनी बड़ी डील, 10,000 करोड़ की डीलिंग। क्या इसमें सिर्फ देवेंद्र सिंह तोमर या उनके पिता कृषि मंत्री, केंद्रीय नेता, कद्दावर नेता वही फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या इसमें बीजेपी सरकार या मोदी जी से कोई लेना देना नहीं है? ये सवालों के घेरे में है और इस पर इसकी जांच होनी चाहिए। मामला यहां का नहीं, मामला बाहर से पैसे के लेन देन का है। तो वहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का भी कोई योगदान होना चाहिए जांच में। खैर, ये तो मोदी जी तय करेंगे, गृह मंत्रालय तय करेगा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को छत्तीसगढ़ भेजना है या मध्य प्रदेश भेजना है, कनाडा से तार जोड़ना है, ये सब सरकार जाने। हमारा काम है कि जो है वो बात आप तक हम पहुंचा दें। आइए दोस्तों, 3-4 चीजें आप लोग देख चुके हैं, 3-4 चीजें आप तक हम पहुंचा चुके हैं। पहली बात, राहुल गांधी तूफान की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, तूफान यानी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रति तूफान है, आंधी है, और इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है 150 सीटों वाली सरकार। दूसरी बात, मोदी जी बौखलाए हुए हैं और राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कह रहे हैं। तीसरी बात, राहुल गांधी ने क्या कहा था कि इतने तिल मिला गए। राहुल गांधी ने मोदी जी से सीधा सीधा पूछा था कि वो 500 फैक्ट्रियां कहां लगी हुई हैं। और चौथी बात आपने देख ली। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएं। आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या दूसरों को मूर्ख बोलने में मगन मोदी अपने घर में उठ रहे तूफान से बेखबर हैं? क्या वाकई राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच हो जाएगी और इस बार आएगा कांग्रेस का तूफान? लेकिन इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं तो एक चर्चा और भी है कि इससे अभी से लगभग घंटा भर पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी जयपुर एयरपोर्ट से बाहर निकले। क्या कोई तूफान राजस्थान में भी आने वाला है?
जयपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए यह तस्वीर आप देखिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की। और आज रात सोनिया गांधी भी वहीं बिताने वाली हैं जयपुर में। कहा जा रहा है कि यह निजी दौरा है, लेकिन सियासी गलियारों की में जो चर्चा है वो ये है कि जो कमजोर माना जा रहा था जो राज्य, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए अब वहां सोनिया गांधी ने भी अपना जो कदम है वो आगे बढ़ा दिया है। सोनिया गांधी के बारे में आप जानते हैं कि अभी तक 5 राज्यों में जो चुनाव हैं कहीं भी वो गई नहीं। एक अपील सोनिया गांधी की आई थी सिर्फ मिजोरम चुनाव से पहले, वीडियो अपील जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार आप बनाइए, और मिजोरम को कांग्रेस की सरकार क्यों चाहिए उसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी उसमें। उससे पहले एक बार सोनिया गांधी किसी सभा में दिखाई दी, चुनावी सभा में, वो राज्य कर्नाटक था। लेकिन अब क्या आने वाले समय में हम राजस्थान में या तेलंगाना में सोनिया गांधी को चुनाव प्रचार करते हुए देखेंगे? ये तो समय के गर्त में है, लेकिन सवाल बहुत है और उन सवालों का जवाब इस चर्चा के दौरान हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 7 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ संजय कुमार सिंह साहब हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रमोद अग्रवाल जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सातों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। देखिए घटनाक्रम कितनी तेजी से बदल रहा है। मध्य प्रदेश से राहुल गांधी अब जयपुर पहुंच गए हैं, जयपुर से कल रायपुर पहुंचेंगे, 2 सभाएं रायपुर में करेंगे। और जहां से बिलोंग करते हैं हमारे साथी प्रमोद अग्रवाल जी, इनके बिल्कुल बगल में वो सभाएं होंगी, बालोद में और एक बेमेतरा में। ये 2 सभाएं बिल्कुल पास में हैं। और कल शाम को चुनाव प्रचार खत्म। लेकिन क्या रायपुर से लेकर यानी छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक कांग्रेस ने अपने लिए मतदाताओं को इतना रिझा दिया है, अपने पाले में कर लिया है कि उनकी सरकार बन रही है? या मोदी जी जो महामूर्खों का सरदार कह रहे हैं, जो एक नया तमगा दे रहे हैं, वो जनता को उनकी तरफ, उनकी पार्टी की तरफ आकर्षित करेगा? सवाल तो बहुत हैं। उसके अलावा ये तूफान तो एक और भी है जो वीडियो जारी कर रहा है, वो जैकमनदीप सिंह फ्रॉम कनाडा। चर्चा करेंगे सबकी। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। कैसे देखते हैं आप बहुत कुछ और बहुत सारे तूफान एक साथ? किसकी चर्चा करें, किसकी ना करें, लेकिन चर्चा, बातें जरूरी है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए राजीव जी, अभी तक तो राहुल गांधी मोदी जी से ये पूछते थे ये 20,000 करोड़ कहां से आए। अब प्रश्न ये उठेगा कि ये 10,000 करोड़, अगर ये आरोप जो है या जो वक्तव्य आया, जो वीडियो आपने दिखाया, अगर ये सच है तो ये 10,000 करोड़ कहां से आए और किस रास्ते से आए? क्या ये 10,000 करोड़ भी अडानी जी की कंपनी में लगे और ये फिर वही शेल कंपनीज का मसला था? क्योंकि 10,000 करोड़ ऐसे ही कैश तो हिंदुस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं। ये मानी बात है कि हवाला ट्रांजैक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से ये पैसा आया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सारा जो कांड हुआ, अगर ये सच है तो इसकी जांच हुई और इससे क्या निकला और इसमें क्या वास्तविकता है? अगर ईडी जाके पूछताछ करती और ये तोमर साहब से पूछती, उनके बेटे और बहू से पूछती, और उसके बाद ये पता चलता कि बेबुनियाद आरोप हैं, तो ये जो विपक्ष के एक प्रकार का आघात हुआ है बीजेपी के ऊपर, इसका समुचित जवाब दिया जा सकता था। लेकिन ये जांच क्यों नहीं हो रही है, ये देखने की बात है। दूसरी बात, आप ये सोचिए कि पूरे हिंदुस्तान में जो इस समय फिजा बन रही है, जो मुझे राजीव जी लग रहा है जो फिजा बन रही है, अब ये चुनाव धीरे धीरे शुरुआत हुई थी कहीं और से, अब ये जैसे जैसे चुनाव पास में आता जा रहा है, ये चुनाव होता जा रहा है गांधी और गोडसे के बीच में, ये चुनाव होता जा रहा है मोहब्बत और नफरत के बीच का। और देश की जनता, जो बहुसंख्यक जनता है, जो गोडसे समर्थक हैं, उनकी बात आप छोड़ दीजिए, जो पिछली बार कुछ ज्यादा थे, लेकिन अगर 25% के आसपास आ गए हैं और मुझे ऐसा लगता है चुनाव तक ये 15-16% रह जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि देश की जनता को ये समझ में आ गया है कि हमें गांधी, बुद्ध, महावीर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही रास्ते पे चलना होगा और गोडसे का रास्ता हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तो ये धीरे धीरे, अच्छा, आज मोदी जी ने एक और बात कही जो आपने सुनाई, ये मूर्खों का सरदार कौन है? देखिए, मूर्खों का सरदार कौन है, आपने विकल्प नहीं दिए। जैसे कौन बढ़ेगा करोड़पति में तो विकल्प दिए जाते हैं 1, 2, 3, 4, और फिर जनता जवाब देती है। मैं चलिए प्रयास करता हूं।
ये मूर्खों का सरदार, इसका मतलब ये है कि एक तरफ वोट पड़ते हैं 65% लोग हिंदुस्तान के, वो अपोजिशन पार्टीज को वोट देते हैं, और करीब 35-36% लोग जो हैं वो बीजेपी को और बीजेपी अलाइज को वोट देते हैं। अब ये मूर्ख मोदी जी ये बताएं, ये 35% लोग मूर्ख हैं या जो 65% लोग मूर्ख हैं? चलिए, एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि मूर्खों का परिभाषा क्या होती है जी। अगर मूर्खों की परिभाषा ये होती है कि वो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ हो, वो ऑक्सफोर्ड का टॉपर हो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हो, वो देश की गरीब जनता मध्यम वर्ग से मिलता हो, उनके दुखों में शरीक होता हो, क्या वो मूर्खों का सरदार है? या मूर्खों का सरदार वो है जिसके हर प्रकार के विवरण के बारे में संदेह है, पता नहीं कि वो क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, वैवाहिक विवरण क्या है, उनकी बाकी पृष्ठभूमि क्या है, वो जो है अंधेरे के। क्योंकि देखिए, मैं 1973 में मैंने इंजीनियरिंग की। देखिए, हमारे जमाने में ये स्थिति थी राजीव जी, आप लोग तो अवगत नहीं होंगे, बीए पास लोगों को भी बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती थी। माने नौकरी मिलना कोई परेशानी की चीज नहीं थी। लेकिन अगर एमए करने के बाद अगर नौकरी ढूंढने के बजाय भिक्षा मांगना पड़े और किसी की मां को घर में बर्तन मांजने पड़े तो जरूर इसमें संदेह उठता है। तो वास्तविकता यह है कि एक पढ़ा लिखा आदमी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जो विश्व के सारे बुद्धिजीवियों के साथ बैठता है, वो मूर्खों का सरदार है, या जो 65% जनता के वोटों को रिप्रेजेंट करता है, जो पूरे हिंदुस्तान को साथ लेके चलने की बात करता है, जो द्रविडियन कल्चर को भी सम्मान देता है, जो अम्बेडकराइट्स को भी सम्मान देता है, सनातन धर्म को भी देता है, आर्य समाज को भी देता है, पूरे हिंदुस्तान के जोड़ करने की बात करता है, वो मूर्खों का सरदार है? या पूरे हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों में से कुछ लोगों को तोड़कर एक अलग गिरोह बना लेता है, एक अलग गोडसे की विचारधारा वाला पक्ष बना लेता है, वो मूर्खों का सरदार है? विकल्प आप देते तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन मैंने नाम किसी का ले ही लिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है गोडसे की विचारधारा हार रही है, और मूर्खों के सरदार वो हैं जो कि देश को तोड़ रहे हैं धर्म और जाति के आधार पर, साउथ और नॉर्थ के आधार पर, सनातन आर्य समाज और द्रविडियंस और अम्बेडकराइट्स के आधार पर। मेरे ख्याल से बुद्धिमान वो हैं जो हिंदुस्तान को 142 करोड़ को जोड़ रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं, विविधता का आदर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है मूर्खों का सरदार वो है जो देश को धर्म और जाति पे तोड़ रहा है। जी, धर्म और जाति पर तोड़ना, ये सबसे बड़ी बात आप कह रहे हैं। सांप्रदायिक रूप से विभेद पैदा करना समाज में, ये सबसे बड़ी बात है, और यहां पर हम देख रहे हैं कि चुनाव के दौरान यही किया जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने जो बात कही कल और आज, दोनों बातों से क्या तिलमिला गए हैं मोदी जी की, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ा है? पहले एक बार फिर से सुनते हैं मोदी जी के उस भाषण के अंश को जो आपके सामने हम रख रहे थे। जरा आप भी सुनिए। 3-4 ऐसे शब्दों का प्रयोग जो प्रधानमंत्री को शायद नहीं करना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं प्रधानमंत्री कम और प्रचार मंत्री ज्यादा, उनके जो राइवल्स हैं वो उनके बारे में कहा करते हैं, हम तो प्रधानमंत्री ही मानेंगे, लेकिन उनके ही विरोधी यानी कांग्रेस पार्टी, दूसरे दलों के लोग उनको प्रचार मंत्री क्यों कहते हैं? लेकिन प्रचार मंत्री भी सही, चलिए मान लिया, क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? सुनिए पहले मोदी जी को। हवा में उड़ रही है, उसे जमीन पर गरीब दिखाई देते ही नहीं है, और न ही वो जमीनी सच्चाई जानते हैं। मैंने सुना कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। महाज्ञानी, मूर्खों के सरदार, मानसिक बीमारी, सब कुछ बता दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कांग्रेस के लोगों को मानसिक बीमारी हो गई है, और विदेश के किस चश्मे को पहनकर ये देखते हैं कि इनको यहां कुछ दिखाई ही नहीं देता।
विदेशी चश्मा तो मोदी जी पहनते हैं। खैर, लेकिन राहुल गांधी की किन बातों से, कल की बात नहीं, आज जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे थोड़ी देर पहले आपने सुना, क्या ये बातें बार बार मोदी जी को, उनकी पार्टी को हॉन्ट करती हैं, बार बार परेशान करती हैं क्या? जरा सुन लेते हैं। 150 सीट का नाम जैसे ही लेते हैं राहुल गांधी, यहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग होने लगता है बीजेपी की तरफ से। ये तो मोदी जी हैं इसलिए उनकी बात सुना रहे हैं हम, लेकिन वहीं आपने वो भी सुना होगा कि अमित शाह कहते हैं भारत माता की जय, तो सब कहते हैं भारत माता की जय। अमित शाह कहते हैं कांग्रेस, उम्मीद करते हैं कि मुर्दाबाद बोलेंगे लोग, कहते हैं जिंदाबाद। ये वही मध्य प्रदेश है। लेकिन सुनिए पहले क्या कुछ कह रहे थे राहुल गांधी। मध्य प्रदेश के अब मेरे काफी दौरे लग गए हैं और मैं 100% कह सकता हूं कि यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है। आप लिख के रख लो, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 145 से 150 सीट तक देने जा रही है। प्रोफेसर रविकांत जी, ये जब राहुल गांधी बोलते हैं कि आप लिखकर रख लो, ये आजकल बहुत ज्यादा बोलने लगे हैं, लिखकर देने वाली बात, लिखकर रख लो, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को 145 से 150 सीटों के साथ जिता रही है। क्या यही परेशान कर रहा है उनके इन भाषणों में? क्योंकि राहुल गांधी ने अभी तक जितनी बातें कही हैं सारी भविष्यवाणियां सही हुई हैं, और ये बात मोदी जी और बीजेपी को शायद समझ में आ रही हुई, क्योंकि वो तो भविष्यवाणियों पे ही रहने वाले लोग हैं, भविष्यवक्ता ही हैं। आज नहीं कल की बात करते हैं, कल भी नहीं वो आज 2023 की जगह 2047 की बात करते हैं। तो भविष्य की बात शायद ज्यादा गंभीरता से सुनते होंगे, सोचते होंगे। क्या ये बातें परेशान कर रही हैं और इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग महाज्ञानी से लेकर महामूर्ख तक, मानसिक रोगी तक बता रहे हैं? राजीव जी, आप लिख कर रख लो, मैं आपको कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने मोदी जी की बैंड बजा दी है और इसीलिए तिलमिलाहट है। नरेंद्र मोदी अपने आदत से बाज नहीं आ सकते। वो ये दिखा देते हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, वो आरएसएस के मंझे हुए वही कार्यकर्ता है जिन्हें इस देश में लोकतंत्र कतई नहीं भाता। कोई विपक्ष का नेता इतने विश्वास के साथ खड़े होकर के जब ये बात कहता है और उस सभा की जनता उसके भरोसे के साथ अपनी करतल ध्वनि से उस विश्वास को बढ़ाती है, उसे जगाती है, तो ये दरअसल कान पर पड़ रही है। इसको कहते हैं ना कान बजाना, कान में बजाना वो हो रहा है। तो मोदी जी को नींद कैसे आ रही होगी, चैन कैसे पड़ रहा होगा? और ये किसके लिए कह रहे हैं? उस राहुल गांधी के लिए जिसने उनकी छाती पर पैर रख करके भारत को नापा है, उनके गुरूर को, उनके अहंकार को कुचला है। राहुल गांधी ने, जो व्यक्ति इस देश में पैदल चल के 4000 किलोमीटर से ज्यादा, 6 महीने से ज्यादा, तमाम मौसमों में वो लोगों से मिलता है, किसानों से, मजदूरों से, दलितों से, महिलाओं से, आदिवासियों से, और उनके दुखों को शेयर करता है, उनसे अपनी बात करता है, लोगों को जोड़ता है, और वो कहता है कि नफरत छोड़ो, देश तभी जुड़ेगा। ये नफरती लोग हैं, इनका एजेंडा खत्म हो रहा है। ये नहीं चाहते कि देश किसी भी तरीके से जुड़े। देश के विभाजन में ही इनको मजा आता है, और तकलीफ तो इनको तब हो गई जो 16,000 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ने की बात कर दी प्रियंका ने और राहुल गांधी ने। कह दिया कि ये दोबारा सूट नहीं बदलते हैं। कितना डिजाइनर कपड़ा पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, और वो दूसरे दिन तीसरे दिन आपको नहीं मिलता है। और अपने आप को नरेंद्र मोदी इस देश के गरीबों का नेता कहते हैं कि साहब इस देश में कोई जाति नहीं है। पहले तो ओबीसी का मुखड़ा लगा करके आए थे, लेकिन अब कहते हैं कि इस देश में कोई जाति नहीं है, सिर्फ एक गरीब जाति है। राहुल गांधी ने पूछा
कि ओबीसी सिर्फ एक नरेंद्र मोदी बचे हैं और कोई नहीं है। तो ये जो सवाल हैं, ये जो बातें हैं, ये जो सच्ची बातें हैं, जब वो राहुल गांधी अपने लोगों के बीच में, इस देश के लोगों के बीच में लेकर के जा रहे हैं, तो ये तिलबिलाहट वहां से आ रही है। उनको अपने सामने अंधेरा दिख रहा है कि आने वाले वक्त में इस देश के लोगों को वो सूरज दिख गया है, वो उम्मीद की किरण दिख गई है जो अब देश का नेतृत्व करेगी। और इसीलिए जब पैरों के नीचे से जमीन खिसकती है तो लोगों को होश नहीं रहता है। लोग भूल जाते हैं कि वो किस पद पर बैठे हुए हैं। जो कहते हैं कि हमको बेभाव गालियां मिलती है, वो किन अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी जिनके लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन राज्यों में उनको कोई सूरत नहीं दिख रही है और भंडाफोड़ हो रहा है। राजीव जी, आपको याद होगा कि 2018 में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जीता था। राहुल गांधी ने कहा कि चोरी की हुई सरकार है, और क्यों बनाई थी, क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर के 22 विधायकों के इस्तीफे हुए, क्यों वहां फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बनाई गई बीजेपी की? क्योंकि व्यापम का घोटाला खुलने लगा था। और मैंने घोटालों की लिस्ट देखी है मध्य प्रदेश की, 200 से ज्यादा। अरे लोगों का ये पानी पी गए, बच्चों का वजीफा खा गए, मिड डे मील खा गए, डामर तक खा गए, चारा खा गए। हमें तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा घोटाला ना देखूं इसमें से, इतनी लंबी लिस्ट है। और अगर शिवराज सिंह चौहान अंदर जाते तो वो आंच दिल्ली तक जाती। ये तकलीफ वो है कि मध्य प्रदेश में तख्ता पलटेगा तो फिर सीबीआई, ईडी कहां होगी, किस तरफ होगी? यहां सरेआम करोड़ों के बारे न्यौरे हो रहे और आप इल्जाम लगाते हैं विपक्ष पर। तो ये जो पर्दाफाश हुआ है, ये और लोग जिस तरह से बोल रहे हैं, वो तकलीफ है। और उसी तकलीफ से नरेंद्र मोदी का ये शब्द निकल रहा है बदहवासी में, और जिसको कहते हैं ना कि आदमी को कुछ होश नहीं रहता है, ये बेहोशी में ये शब्द निकल रहा है। और वो उस व्यक्ति से कह रहे हैं जो आज जनता की उम्मीदों का केंद्र बना हुआ है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी को क्या क्या नहीं कहा गया, एक तमगा आज और लगा दिया गया, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए कि अब वो महामूर्ख भी हैं। पप्पू और क्या क्या, ये सारी चीजें तो चलती रहीं और इसके लिए बहुत पैसे भी खर्च किए गए। खुद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान कहा भी था, आप याद कीजिए। लेकिन अब राहुल गांधी महामूर्ख हैं, मूर्खों के सरदार हैं, ये सारी बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे। युवाओं का रुझान राहुल गांधी के प्रति दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं, दूसरे राज्यों में और खासकर तेलंगाना, और जब शुरुआती दौर में मिजोरम गए थे तो वहां भी हमने देखा था। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। क्या यहां युवाओं की लड़ाई चल रही है? जरा आपसे समझूं, जरा अंदर की बात आपसे समझना चाह रहा हूं कि आखिर इतने तिलमिलाए हुए प्रधानमंत्री क्यों हैं? राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, जाने देते अगर वो महामूर्ख हैं तो, लेकिन इस बात को यहां रखना क्यों जरूरी था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पता नहीं कांग्रेस के ये जो महाज्ञानी हैं उनको क्या समझ में आता है, ये मूर्खों का सरदार है इसको क्या समझ में आता है, ये सारे शब्दों का। इतना ही नहीं, मानसिक बीमारी यानी कि मानसिक रोगी तक कह देना, ये सवाल, ये सारे शब्दों का प्रयोग आज आखिरी दौर के आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में, कल आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, उससे पहले इन तमाम चीजों का इस्तेमाल, क्या कुछ अंदर खाने चल रहा है, क्या कुछ पकाया जा रहा है कांग्रेस के बीजेपी के अंदर, और क्या कुछ कांग्रेस कर रही है? क्या यहां राहुल गांधी ने जिस तूफान से लोगों को आगाह किया है, उस तूफान से ये चिंतित हो गए हैं कि कहीं ये सुनामी में अगर तब्दील हो गया तो फिर क्या होगा? देखिए, मोदी साहब का दबाव समझिए राजीव जी, और तब आपको समझ में आएगा कि मोदी जी का जो भाषण है, दरअसल वो मेरे लिए एग्जिट पोल है। मैं उस भाषण से समझ लेता हूं कि क्या होने जा रहा है। अब उनके ऊपर जो दबाव है, उस दबाव को समझिए। ये 5 राज्यों के चुनाव में सबसे ज़रूरी चुनाव उनके लिए छत्तीसगढ़ का चुनाव है। छत्तीसगढ़ का चुनाव अडानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मोदी साहब को परेशानी हो रही है।
तो सारा जो गुस्सा जहर निकल रहा है वो छत्तीसगढ़ का उनको शायद फीडबैक मिल रहा होगा। और जब पहले चरण की पोलिंग, दूसरे चरण की पोलिंग भी हो जाएगी और उसकी इंफॉर्मेशन भी जब उनको मिल जाएगी, तब आप देखिएगा कि ये स्तर जो है उनका और नीचे चलेगा। और जहाँ तक मुझे जो फीडबैक मिल रहा है राजीव जी, 3 दिसंबर को ये 5 राज्यों की जनता बता देगी कि महामूर्खों का सरदार कौन है। ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस देश की जनता समझा देगी। 3 दिसंबर को दोपहर तक हम लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि सरदार कौन है। अब देखिए मध्य प्रदेश की जहाँ बात जो राहुल गांधी कर रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश गया था। मध्य प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा जनता के बीच में अगर आप जाएंगे और बात करेंगे, तमाम मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है या एमएसपी से कम पे उनको मजबूर होना पड़ रहा है आड़तियों के हाथों अपनी फसल बेचने को, ये सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों के बीच में एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो लोग बात करते हैं कि चोरी से बनाई हुई सरकार। और जो गुस्सा है मध्य प्रदेश में वो उसी चोरी से बनाई हुई सरकार का है। जो संख्या राहुल गांधी बता रहे हैं, अगर उस संख्या तक कांग्रेस वहां पहुंच जाए तो मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि जितना गुस्सा मैंने मध्य प्रदेश में ये चोरी से बनाई हुई सरकार को दिया के प्रति दिखाई दिया। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है राजीव जी आज की तारीख में, और जिस वजह से मोदी साहब का गुस्सा और तिलमिला रहा है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री हैं, उनको सारी गुप्तचर सूचनाएं हैं, इंटेलिजेंस की सारी सूचना उनको मिलती है। हमको आपको भले ही ना मालूम हो, उनको इस 10,000 करोड़ की कहानी जो दीप सिंह बता रहा है फोन पे, उनको सब मालूम है। प्रधानमंत्री से कुछ छिपा नहीं होता है। और उनको ये भी मालूम है कि ये वीडियो कहाँ से बाहर आ रहा है जी। तो इसलिए उनका गुस्सा जो है वो दूसरे तरफ से निकल रहा है। और जो दीप सिंह नाम का व्यक्ति फोन पे या वीडियो पे बता रहा है, कल भी देखिए मैंने आपके साथ चर्चा में कहा था कि 2 वीडियो बाहर आए हैं तोमर साहब के बेटे के, और दोनों में दूसरी तरफ जो व्यक्ति है वो एक ही व्यक्ति है। अलग अलग दिनों बात हो रही है। वो बहुत खास आदमी है इनका। आज इस व्यक्ति के वीडियो आने के बाद कम से कम वो बातें तो सही साबित हुई कि वो खुद कह रहा है कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो उनको कॉल कर रहा था, मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो कि उन कंपनियों के नाम ले रहा था। उसने अपने फ़ोन पे उसकी सत्यता क्या है क्या नहीं जांच एजेंसियां जाने, लेकिन जांच एजेंसियां क्यों जानेंगी? 10,000 करोड़ की गड्डियां सामने आ जाएंगी तब भी ईडी हिलेगी नहीं। तो इसलिए ईडी के अलावा जो ये व्यक्ति बात कर रहा है वो बहुत गंभीर बात है। 10,000 करोड़ की बात वो कर रहा है, और जो बातें वो जो सीक्वेंस बता रहा है वो सीक्वेंस पिछले 2 वीडियो से मिल रहे हैं जी। जिसको क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो बता रहे हैं कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये कोई चुनाव के बीच में बनाई हुई कहानी नहीं है। नया वीडियो हो सकता है, पुराना हो सकता है, उसमें विवाद है, लेकिन ये जो कहानी है इसके कई सिरे मिल रहे हैं। और वो सिरे मिलने की जरूरत इस बात की है, सिरे जब मिल रहे हैं, कि इसमें जांच एजेंसियां आए, अदालतें आए, अपना काम करें और इसकी सत्यता को बताएं कि ये सच है कि झूठ है। लेकिन मोदी साहब इस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा परेशान है कि वो जानते हैं कि वो क्या पैसा है, किसका पैसा है। अब तक उनके पास सारी जांच एजेंसियों ने खबर उनको दे दी होगी। प्रधानमंत्री को इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग होती है देश में छोटी बड़ी घटनाओं की। एक वीडियो जो कि पिछले 1-1.5 सप्ताह से वायरल हो रहा है बार बार,
इस बात को मानना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कि प्रधानमंत्री तक इसकी अंदर की बात नहीं पहुंची होगी, या उनको पहले से नहीं मालूम हो कि ये आने वाला है। तो तमाम सारा जो गुस्सा है वो उसके ये भी कारण हो सकते हैं। अब वो बाकी मोदी साहब किस तरीके का विमर्श के स्तर तक ले जाते हैं हम आप सब जानते हैं राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, किस विमर्श तक और किस विमर्श के स्तर तक, क्योंकि देखिए 30 तारीख को आखिरी चुनाव है तेलंगाना में, उससे पहले 25 तारीख को राजस्थान में, और आज से ठीक 2 दिन बाद, यानी 2 नहीं बल्कि 3 दिन बाद, तीसरे दिन कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव है 17 तारीख को, 17 नवंबर को। उसके लिए गहमा गहमी है और कल आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का इन दोनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। लेकिन उससे पहले जो बातें, जिन शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और जैसा कह रहे हैं अभी प्रशांत टंडन जी कि उनके शब्दों से एग्जिट पोल आप समझ सकते हैं कि क्या आने वाला है, और रिजल्ट 3 तारीख को, क्या अभी एग्जिट पोल है जो जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और रिजल्ट का पता आप लगा सकते हैं अगर आप एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। तो जरा आना चाहता हूं प्रमोद अग्रवाल जी आपके पास, छत्तीसगढ़ में आप बैठे हुए हैं, आपके बगल में ही कल राहुल गांधी आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जरा इन दोनों राज्यों में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब छत्तीसगढ़ में थे और आज जब मध्य प्रदेश में हैं, और उनके जो बयान हैं उन बयानों को लेकर सामान्य तौर पर लोग क्या कहते हैं, जरा ये आपसे समझूं। लोगों से आप मिलते होंगे, उनके भाषण से कई लोग खुश भी होते होंगे और कई लोग दुखी भी होते होंगे, लेकिन कितना क्या असर पड़ रहा है, क्या तालमेल दुखी होने और खुश होने वाले लोगों के बराबर बराबर वाले हैं, या अप एंड डाउन, अब आजकल दुखी ज्यादा और खुश रहने वाले लोग कम हो गए हैं, या उल्टा है, वाइस वर्सा? या समझाना चाहता हूं कि आप समझाइए मुझे, और उसके जरिए ये समझें कि चुनाव में क्या होने वाला है। अगर ये बात हम समझ गए कि महाज्ञानी महामूर्ख जैसे शब्दों का अगर इस्तेमाल करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इसके बाद शायद मूर्खों के सरदार तक पहुंच जाए मोदी जी, तो शायद इसके बाद रिजल्ट की तरफ भी हम बढ़ के अभी से कुछ चर्चा कर सकते हैं। जो आप समझना चाहते हैं वो आप खुद दिखा रहे हैं राजीव जी। एक तरफ कितनी बौखलाहट और एक तरफ कितना कॉन्फिडेंस जनता देख रही है। देश का प्रधानमंत्री 2 दिन पहले उसी मध्य प्रदेश में भी फिर से ये कह रहा था कि वो जो सपने दिखा रहे हैं वो उस सोने का महल बना रहे हैं जिस सोने के महल से, जिस सोने को वो आलू से बनाना चाहते हैं। कितनी शर्म की बात है कि एक व्यक्ति अपने बोले हुए शब्द को दूसरे के मुंह में डालकर उसकी आलोचना कर रहा है। और वो दुर्भाग्य यह है कि वो उस देश का प्रधानमंत्री है। ऐसा ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के लिए भी कहा कि वो 30% वाले कक्का हैं। एक प्रधानमंत्री संयुक्त गणराज्य में अपने मुख्यमंत्री के लिए इतनी निर्लज्ज भाषा का इस्तेमाल करे, ये अच्छी बात है। यह भी जनता देख रही है। भूपेश बघेल ने इस बात का जवाब दिया है कि मेरे ऊपर जितनी भी वो गालियां बकना चाहे बक सकते हैं, मैं सुनने को तैयार हूं, सुन रहा हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ पर गाली देंगे, छत्तीसगढ़ को गाली देंगे तो इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। और वो माकूल जवाब ये सुन के जा चुके हैं छत्तीसगढ़ से, दोबारा अब इनको चुनाव तक आना नहीं है, और बाकी जवाब 3 दिसंबर को मिल जाएगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कर्नाटका में इन्होंने गिनती गिनाई थी कि मैं 91 गालियां खा चुका हूं। रिजल्ट देख लिया था, क्या हुआ था, जनता ने इनके ऊपर एक तमगा लगा दिया कि आप असफल हो गए हैं, और उसको ऑर्गेनाइजर ने मान लिया था। इस बार ये 2 का 20 कर रहे हैं, गालियों की संख्या 2 से 20 सीधे, मतलब 91 से 1820 हो गई सीधे, 20 गुना बढ़ गई गालियां, और खुद गालियां बक रहे हैं। एक ऐसे आदमी को गाली बक रहे हैं जिसको आप महामूर्खों का सरदार बोल रहे हैं, तो फिर उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? जब आपकी जनता और आपकी सरकार ये जानती है कि सामने वाला पप्पू है, सामने वाला महामूर्ख का सरदार है, तो फिर आप उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? फिर आप क्या कहला रहे हैं? यह भी डिसाइड होना है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं उसी वीडियो के बारे में जिसमें 10,000 करोड़ रुपए लेने का लेन देन है।
मुझे लगता है कि विदेश नीति जो हमारी कनाडा के साथ बिगड़ी, उसका कारण भी ये वीडियो हो सकता है। प्रशांत जी कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं होती जो प्रधानमंत्री से छिपी हुई होती है। तो क्या ट्रूडो पर यह दबाव डाला गया होगा कि इस वीडियो को ना आने दिया जाए? क्या ट्रूडो से यह दबाव डालने की कोशिश की गई होगी कि कनाडा में इस व्यक्ति को किसी केस में फंसा कर हमारे जैसे ईडी और सीबीआई भेजकर फंसा लिया जाए और वहां उसको बंद कर दिया जाए, और वो नहीं माने होंगे तो एक नया शिगुफा खड़ा करके उनसे संबंध खराब कर लिए गए। और अब शायद इससे यह भी जाहिर किया जाएगा कि यह भी उसी सरकार का षड्यंत्र है। मुझे लगता है कि एक इसी तरह के वीडियोस की बात और मैं कर देना चाहता हूं। आज सतना से एक वीडियो आया है मेरे पास। वहां पर एक प्रत्याशी हैं, उनके भाई हैं छत्रसाल सिंह। वे कह रहे हैं कि जनता के सामने भाषण दे रहे हैं कि मैंने बलात्कारियों को बचाया, मेरे पास कोई हत्या करके आया तो भी मैंने उसका साथ दिया, मेरे साथ कोई लूट करके आया तो भी मैंने उसका साथ दिया। इसलिए अब उन सारे लोगों को और उनके सारे लोगों को मेरा साथ देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहिए। उन्होंने साफ कर दिया है कि हम कैसे लोग हैं। उसी तरह प्रधानमंत्री साहब की भी कहते हैं कि जनता हमको गाली दे, मुझे गाली दे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। अरे गाली आप इसलिए खा रहे हो कि आपके कर्म खराब हो रहे हैं, आप देश में नफरत और विभाजन बो रहे हैं, आप देश में झूठ बोल रहे हैं, आप अपने बयान को दूसरे के मुंह में डालकर दिखाना चाहते हैं। टाइम्स को फिर याद कर रहा हूं, उन्होंने लिखा था द डिवाइडर इन चीफ। कौन है? आज पूरी जनता देख रही है, सबने पहचान लिया है। एक वीडियो मेरे क्षेत्र का भी जारी हुआ है। आज एक प्रत्याशी है हमारे वैशाली नगर विधानसभा में, उनका, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, नाम है रिकेश सेन। उनका वीडियो भी जारी हुआ है। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर रमन सिंह की पत्नी वीणा सिंह के जरिए छत्तीसगढ़ का पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्र को भेजा जाता था। उन्होंने वो नाम भी गिनाए हैं जो रमन सिंह के लिए वसूली करते थे। ये बात ऑन कैमरे पर है और इस बात को कांग्रेस के ऑफिशियल पेज पर भी जारी किया गया है जी। एक बात और कहना चाहता हूं कि आज एक बलात्कार हुआ है हरदोई में, उत्तर प्रदेश के। वहां पर एक लड़की को मेले से उठाकर ले जाया जाता है। वो सब बात करेंगे। थोड़ा सा उन चीजों को, ऐसे भी कुछ गाइडलाइंस हैं जिसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग, हत्या, बलात्कार, ऐसे शब्दों का प्रयोग से थोड़ा बचें। दूसरी बात ये, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म के जरिए हम इन चीजों को जनता तक पहुंचाते हैं, तो उसमें एक समरसता बनी रहे और ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। जितनी घटनाएं हैं उन घटनाओं का जिक्र हम करते ही रहते हैं, चाहे जिस भी रूप में हो, और देश में जो कुछ चल रहा है उसका जिक्र हम करते हैं। अभी चुनाव है, चुनावी राज्यों में क्या कुछ चल रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रमोद जी, आपके पास आऊंगा आपके पास, लेकिन थोड़ा सा आपको रोकना चाहता हूं। संजय कुमार सिंह साहब के पास आना चाहता हूं और दोबारा आता हूं। और आपके पास आने का मुख्य जो कारण होता है कि आप छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं और छत्तीसगढ़ को लेकर के जो एक बात यहां प्रशांत टंडन जी कह रहे थे, उस सवाल का जवाब आपसे समझना चाहता था मैं। सेकेंड फेज में जरूर आपसे समझूंगा कि क्या इतना इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौखला गए हैं अगर वहां रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आया तो? 5 साल तो जा चुका है, कांग्रेस के हाथ में है। अगला 5 साल भी अगर बीजेपी के हाथ से निकल जाए तो फिर क्या? मोदी जी, जिसके लिए बड़े बड़ों को ठिकाने लगाने, बीजेपी, मोदी जी का नाम ना लूं तो बीजेपी अगर ठिकाने लगाने की बात करती है, जिसका नाम अदानी है, क्या उससे कोई लिंक है जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे प्रशांत टंडन जी? चर्चा करेंगे इस पे और इसका जवाब आपसे चाहूंगा। प्रमोद अग्रवाल जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले संजय कुमार सिंह साहब आपके पास आना चाहता हूं। संजय सिंह जी, कैसे आप देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी, कौन आगे कौन पीछे इन 5 राज्यों में? मुझे तो दोनों के स्तर में कोई बराबरी नहीं लगती है। पॉलिटिकल एक्यूमेन तो बात की बात है, दोनों के बात करने का स्तर बराबर नहीं है। दोनों का पॉलिटिकल एक्यूमेन तो अपनी जगह, पॉलिटिकली जितना सेंसिटिव होना चाहिए आदमी को, वो दोनों नहीं है।
मैंने दोनों में कोई मुकाबला नहीं है, बिल्कुल बने। अगर अब नरेंद्र मोदी कहने को कह दिए कि वो गरीब को नहीं जानते हैं, लेकिन दिखाई देता है कि राहुल गांधी ने गरीब से एक गरीब की बात चली तो उसको बुला के बात की, और एक नहीं वैसे कितने एग्जाम्पल हैं। वो लोगों के पास चले जाते हैं। नरेंद्र मोदी क्या खाकर और क्या सोचकर बोलते हैं तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो झूठ बोलना उनके स्वभाव में है, उनकी आदत है। वो पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करते हैं या पॉलिटिकली बेस्ट होने की कोशिश करते हैं, उसमें फैक्ट्स कहीं नहीं होते हैं। वो वही बोलते हैं जो उनको पॉलिटिकली बोलना चाहिए, तो वो बोल देते हैं। और चूंकि अब वो प्रधानमंत्री है तो हमारे पास रिकॉर्ड है, पुराना वीडियो है, तो हम जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वो झूठ नहीं बोलते, वो आदतन उनका स्वभाव है कि वो एक पॉलिटिकली अच्छा भाषण देना चाहते हैं, उसमें फैक्ट्स का कोई मतलब नहीं है। अगर फैक्ट्स की बात वो कर रहे होते तो राहुल गांधी को ये नहीं कहते कि राहुल गांधी गरीब को नहीं जानते। कम से कम आज के माहौल में जब वो सब लोगों ने देखा कि राहुल गांधी ने गरीबों के पास गए, ट्रक पे घूमे, क्या नहीं किया, तो उसमें ये कहना कि राहुल गांधी गरीब को नहीं जानते हैं, इतना सब होने के बावजूद, पहले कहते थे जब वो पप्पू कहते थे तो बात अलग थी, अब कहना, तो एक तो मुझे ये लगता है कि वो आदतन झूठ बोलते हैं। झूठ वो जानबूझकर बोलते हो या ना बोलते हो, मैं उसको झूठ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि वो पॉलिटिकली करेक्ट होने की भाषण देते हैं या पॉलिटिकली बेस्ट भाषण देते हैं, जो फैक्ट नहीं होता है। उसको झूठ नहीं बोले, वो फैक्ट नहीं होता है, पॉलिटिकली क्वालिटी भाषण होता होगा उनके हिसाब से। और अब चूंकि ये पूरी तरह पता चल गया है कि वो झूठ होता है और सब लोग मान गए हैं, और अब उनके झूठ को झूठ बताने के लिए सबूत देने की भी जरूरत नहीं है। जैसे राहुल गांधी ने कह दिया कि नीमच में कारखाने खोलने की बात की और कारखाने खुले ही नहीं है, तो ये वो जानते हैं, और वो ये जानते हैं कि उसको डिनाई नहीं कर सकते, वो कह नहीं सकते। मैंने आइडियली होना ये चाहिए था कि राहुल गांधी अगर मूर्ख है तो ये साबित करना चाहिए था कि हाँ उन्होंने ये कहा जबकि वो गलत है, वो जानते नहीं है, फैक्ट ये है वगैरह वगैरह, तो इस ढंग से वो प्रूव कर सकते थे। लेकिन उन्होंने जिस ढंग से मूर्ख कहा उससे लगता है, बहुत क्लियर है कि वो पॉलिटिकली करेक्ट और पॉलिटिकली क्वालिटी भाषण देना चाहते हैं, जो उनकी रणनीति है या उनकी शैली है, तो वो उसी ढंग से अपना भाषण दे रहे हैं। और उसमें उनकी नाराजगी, उनका गुस्सा, उनकी हताशा सब दिख रही है। हम लोग जानते हैं कि पहले जो कांग्रेस के रास्ते में रोड़ा बनता रहा है उसको कैसे बर्बाद किया गया, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, अभी भी जैसे कोशिशें चल रही है। तो उसमें अगर कोई ये आरोप लगा रहा है, वीडियो जारी कर दे रहा है बातचीत का, और आप उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे हैं, प्रशांत जी ने जो कहा और अभी फिर ये कहा कि कनाडा से संबंध इसी कारण खराब हो सकते हैं, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सब इस लेवल पे हुआ होगा, कोशिशें हुई होंगी, और सबके बावजूद अगर उसको रोका नहीं जा सका तो आप समझ सकते हैं कि हताशा कितनी ज्यादा होगी। और वो हताशा इसलिए भी है कि जब ये कोशिश थी कि किसी भी तरह सत्ता में आ जाओ और सत्ता में रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, और वो नहीं हो रहा है, तो आगे के लिए तो बिल्कुल अंधेरा ही नजर आ रहा है। पुरानी व्यवस्था हमारे यहाँ ये रही थी कि पॉलिटिशियन एक दूसरे का नुकसान नहीं करते थे और आगे का भविष्य सुनिश्चित करते थे। लेकिन अभी इन्होंने जिस ढंग से किया है, जिस ढंग से लड़ाई मोल ली है, जिस ढंग से लोगों को परेशान किया है, जिस ढंग से साथी पॉलिटिशियंस को जेल में रखा है, उसमें इनको पता है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए इनकी हताशा बहुत ज्यादा है और वो दिखाई दे रहा है। चूंकि कोई लेवल नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, वो इसलिए उनके भाषण में दिखाई दे रहा है। अगर लेवल और क्वालिटी होती तो वो तैयारी करके जाते और बोलते कि राहुल गांधी ने ये कहा है, दिस इज द फैक्ट, और वो मूर्ख है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा हो या उनके पास एग्जाम्पल्स होते, और मुझे नहीं लगता कि ढूंढा नहीं जा सकता है, ढूंढा जा सकता है, कम से कम देखने में सही लगे ऐसा बोला जा सकता है। लेकिन वो सब इसकी जरूरत ही नहीं समझते हैं। वो जानते हैं कि हम राहुल गांधी को मूर्ख कह देंगे, और व्हाट्सएप पे ये प्रचार चल रहा है कि कांग्रेस जो है हिंदू विरोधी है, दोनों मिला के काम चल जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि दिवाली के दिन पटाखा नहीं छोड़ना है, तो सारी दुनिया हिंदू विरोधी है, हम ही हिंदू के पक्ष में है, तो मैक्सिमम वोट हमको मिल जाएगा और हम चुनाव जीत जाएंगे। ये उनकी रणनीति है और उनके पास यही है। अब ये पूरी तरह फेल हो रहा है चारों तरफ से, एक दो तरफ से नहीं, 4-5 पिन लग गए और सब तरफ से पिचकने वाला है, तो उनकी हताशा इसीलिए बहुत ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। राजीव जी बिल्कुल। क्या डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, ये हताशा में दिया गया भाषण है या सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार साबित करके, क्योंकि इस वक्त जबकि राहुल गांधी ने पूरी 5 राज्यों में कहें तो कांग्रेस की तरफ से जो लीड की है, कांग्रेस की तरफ से कह भी रहे थे कि कई बार आ गया मैं अब मध्य प्रदेश में,
और इस वक्त राहुल गांधी जयपुर में हैं, राजस्थान में, और कल छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और चुनाव को बहुत ही तैयारी, एक देखा जाए तो प्लानिंग के साथ उसको लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये हताशा है या कुछ और है? क्या यहाँ पर 2-3 हताशा हार की है? पहले से जो प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री हैं, पूरी मशीनरी उनके साथ है, सब कुछ उनको पहले से पता होता होगा कि कहाँ क्या चल रहा है, या कुछ और? क्या कुछ आप देखते हैं? और खासकर अगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखा जाए, क्योंकि वहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा 30% की सरकार कह के आए थे, 30% वाले काका कह के आए थे, जिनको भूपेश बघेल को। ये वही पिच नहीं है जिस पिच पे कांग्रेस खेल रही थी, और उस पिच पे बैटिंग करने आ गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि कांग्रेस वहां कह रही 50% की सरकार शिवराज सिंह चौहान को, 40% सरकार कह के आई थी कांग्रेस कर्नाटक में। आपको याद होगा कि जब उनकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, मुंबई की सरकार थी, तब निश्चित रूप से देखिए, सबसे पहली बात जो हो रही है कि राजनीतिक विमर्श जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से गढ़ा जा रहा है, उसमें कोई सुसंगतता है ही नहीं, कोई तार्किकता ही नहीं है। अब आप देखिए कि छत्तीसगढ़ से अगर मैं शुरू करूं, तो छत्तीसगढ़ में आपने भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी कि यहाँ पर आपको हम 2100 रुपए प्रति क्विंटल धान का रेट देंगे। अरे भाई, जब कांग्रेस ने पहले से 3200 का कह रखा है, तो भला 2100 में आपके लिए कौन एग्री करेगा, कौन मतदाता आपके पास जाएगा? दूसरी बात, अगर ये हो रहा है किसी चीज में वो लीड लेते हैं, मान लीजिए उन्होंने कहा कि यहाँ पे हर विवाहित महिला को हम 12,000 रुपए सालाना जो है वो राशि देंगे, तो कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ के उसको 15,000 कर दिया। तो एक जो पहले जो विचार विमर्श के साथ कोई भी चीज होती थी कि केंद्रीय शीर्ष नेता जो कोई आता था, वो यहाँ पर आकर कुछ बोलता है तो पहले प्रॉपर्ली उसकी ब्रीफिंग होती है, पता किया जाता है कि स्थानीय क्या समस्या है, कौन से इश्यूज है, उसके बारे में क्या कहा जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा हो गया है कि कहीं पर कोई भी तालमेल नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सारा आपने बोझ डाल दिया है मोदी जी पर। और भला मोदी जी किससे विमर्श करेंगे, मोदी जी किसकी बात सुनेंगे? है कोई यहाँ पर पूरे भारतीय जनता पार्टी में जो जाके उन्हें बता सके, समझा सके? क्योंकि वो जानते हैं कि मैं सर्वज्ञानी हूं, मुझे आप क्या समझाएंगे? न तो नड्डा साहब उन्हें कुछ बता सकते, ना अमित साहब बता सकते। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेता नहीं है जो उनके समकक्ष खड़ा होकर उनसे बात कर सके। यहाँ तक कि राजनाथ सिंह जब आए छत्तीसगढ़, तो वहां भी यही हालत है। तो कुल जमा हताशा में उठाया हुआ उनके जो पूरा का पूरा कंटेंट पिछले कुछ दिनों से देखिए इतना बेतरतीब हो गया है, ऐसा कुछ अतार्किक किस्म का हो गया। भूपेश बघेल से जब आप कह रहे हैं कि 30% की सरकार है, तो आप तो पहले ही 40% के मामले में कर्नाटक में मार खा चुके हैं और 50% के मामले में मध्य प्रदेश में मार खाने जा रहे हैं। ये बात भी बहुत स्पष्ट हो गई है। तो आपकी 30% की बात को कौन सुनेगा? नंबर 2, यहाँ पर पिछले 5 साल से अगर भूपेश बघेल की सरकार चल रही है, तो यहाँ के मतदाता कुछ तो सोच रहे होंगे, कुछ तो वो भी जान रहे होंगे। आपके कहे से सामने बैठे जो लोग हैं, सामने बैठे जो लोग बुलाए गए हैं, कुर्सियां जिन्हें ऑफर की गई हैं, खाने पीने का इंतजाम है, वो शायद आपकी बात पे ताली बजा सकते हैं। देखिए, आज उन्होंने जब महामूर्ख का सरदार कहा, ये मुझे एक ऐसे एक्टर का ख्याल आता है जिसको पता है कि मैं स्टेज पर हूं और मेरा ड्रामा जो है फ्लॉप होने जा रहा है, उसको जानकारी हो गई है। वो जान रहे कि इसकी बहुत अच्छा ड्रामा मैं नहीं कर रहा हूं। तो उसके लिए क्या करता है कि वो बदहवासी में कुछ कॉमेडी करने की कोशिश करता है, वो कुछ संभालने की कोशिश करता है, जिसमें उसका मामला और बिगड़ता जाता है। आप याद कीजिए, राजस्थान में उन्होंने जिस अंदाज में लाल डायरी की बात उठाई थी, ऐसा जैसे बहुत बड़ा सस्पेंस। आपने बहुत पहले एक फिल्म देखी होगी, बड़ी मजेदार फिल्म आई थी, उसका नाम था प्यार किए जा, जिसमें महमूद जो है एक हॉरर फिल्म की स्टोरी सुना रहा है अपने पिता ओम प्रकाश को। उसके लिए उसे फिल्म फेयर का अवार्ड नहीं मिला था महमूद को। वो जिस अंदाज में बताता है कैसे श्मशान घाट का दरवाजा खुलता है, भूत आता है, पानी टपक रहा है, वगैरह वगैरह। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब उस अंदाज में उतर गए जो इतना स्तरहीन है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, ना तो कंटेंट के मामले में लगता है कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, और ये भी नहीं पता चलता कि ऐसा कोई इनके पास मुद्दा कहने को रह गया है। इस देश के पास बहुत ही शानदार, बहुत ही गरिमामय प्रधानमंत्रियों की एक पूरी की पूरी कतार है, परंपरा है। यहाँ के देश के लोगों ने उन सबको सुना है, देखा है। जब वो इस मामले में मोदी की तुलना करते हैं, और कम से कम आज जिनका जन्मदिन है नेहरू जी का,
उस दिन तो कम से कम उन्हें समझ जाना चाहिए था कि मुझे किस शालीनता से और किस तरीके से जो है वो मुझे आज भाषण करना चाहिए। ये उनकी हताशा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छी बात है कि अब 2-3 ही दिन उन्हें और मेहनत करनी कम से कम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। उसके बाद छूट के अब पता नहीं कहाँ जाएंगे और कहाँ बात करेंगे। मिजोरम तो जाएंगे नहीं, तेलंगाना भी जाएंगे नहीं, अब राजस्थान वालों को झेलना है। राजीव जी, मेहनत की, इसके बाद मोदी जी राजस्थान जाएंगे और आमना सामना होगा मोदी जी का राहुल गांधी से। जिस मैदान में मोदी जी भाषण देंगे उस मैदान में राहुल गांधी भी रहेंगे और वहां पर चल रहा है कि आखिर किसकी सभा में कितनी भीड़ होगी, देखना होगा। राहुल गांधी और मोदी आमने सामने राजस्थान में होंगे, लेकिन उससे पहले जो कुछ इधर चल रहा है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे एक साथी हैं JR मिश्रा साहब, उन्होंने कमेंट लिखा है कि राजीव जी, आज मोदी जी ने चीन का नाम लिया, सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। अमलेंदु उपाध्याय जी, आपने पिछले दिनों कब सुना था मोदी जी के मुंह से चीन का नाम? आज सचमुच ये सही लिख रहे हैं मिश्रा जी। बहुत धन्यवाद JR मिश्रा साहब, जो आपने इस कमेंट के जरिए ये याद दिलाया कि कम से कम मेड इन इंडिया के बहाने ही मोदी जी ने चाइना का नाम तो लिया। मणिपुर और चाइना कभी नहीं बोलते। जी राजीव जी, इसके लिए भी राहुल गांधी जो है धन्यवाद के पात्र हैं कि मोदी जी के श्रीमुख से चीन का नाम जो है इस देश ने सुन लिया। बहरहाल राजीव जी, मुझे लगता है कि मोदी जी ने राहुल गांधी के लिए मूर्खों के सरदार नहीं कहा था, उन्होंने शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मूर्ख कहा होगा, क्योंकि उन्होंने अपने उस भाषण में ये कहीं नहीं कहा कि वो राहुल गांधी के लिए मूर्खों का सरदार कह रहे हैं, उन्होंने मूर्खों के सरदार कहा। तो अब जाहिर सी बात है कि जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया उसके बाद वो कह रहा है कि कमल की भूल हमारी भूल, क्या कमल का फूल हमारी भूल, तो उसी को कह रहे होंगे प्रधानमंत्री, किसी और को नहीं कह रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि इसको इसी तरीके से ग्रहण करना चाहिए। प्रधानमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को या कार्यकर्ताओं को या समर्थकों को उनको कह रहे होंगे, किसी और को नहीं कह रहे होंगे, ऐसा समझ लेना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री खुल के नहीं बोल रहे, वरना प्रधानमंत्री खुल के बोलेंगे किसकी नहीं कह रहे हैं, उसको तो कहा भी प्रधानमंत्री ने खुल करके। लेकिन राजीव जी, इसमें बात सही है कि मुझे लगता है कि ये जो देवेंद्र तोमर का मसला है ये काफी बड़ा मसला बनता जा रहा है और ये सिर्फ विधानसभा के चुनाव तक नहीं है। मुझे लगता है कि इसकी लपटें जो है वो काफी दूर तक जा रही हैं और ये भी 2024 के चुनाव में अडानी जी के साथ साथ एक नया मसला जो है ये निश्चित तौर पे बनेगा आगे चल करके, मुझको ऐसा लग रहा है जो चीजें आ रही हैं। आप देखिए, कल जो वीडियो दोबारा जो वायरल हुआ था इसी सज्जन का, जो भी मंजीत है, अमनजीत जो भी है, वो देखिए ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है जो भी आया, मतलब वो डॉक्टर वीडियो नहीं है। और ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जब वो कॉल पे बात हो रही है उनकी, तो उसी दौरान कोई दूसरा फोन आता है, उसको दिखाई पड़ता है कि किसी की कॉल आ रही है, वो उसको डिक्लाइन करते हैं उस कॉल को सज्जन जो बात कर रहे हैं। इससे लगता है कि ये जो है मामला मतलब डॉक्टर नहीं है और ये ओरिजिनल वीडियो है। इसलिए अब इसकी जांच जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। अब वो जैसा कह रहा है वो व्यक्ति कि 10,000 करोड़ का मसला है कि नहीं 10,000 करोड़ का या क्या है, ये सब बातें अलग की है, लेकिन जांच तो इसकी अब जो है वो बहुत जरूरी हो गई है, उसकी जांच होनी चाहिए। और मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री अगर ईमानदार हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत ज्यादा सख्त हैं, तो प्रधानमंत्री को आगे बढ़ के स्वयं इसकी घोषणा करनी चाहिए कि इस मामले की जांच जो है वो होगी और एजेंसियां इसकी जांच करेंगी। और जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक नरेंद्र तोमर को मंत्री पद से वो बर्खास्त करें, हटाएं प्रधानमंत्री। मुझे लगता है कि वक्त का तकाजा है और राजनीति का भी तकाजा है, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी जो शुचिता की राजनीति की बात करती रहती है, उस शुचिता की राजनीति का भी तकाजा है कि नरेंद्र सिंह तोमर को बर्खास्त किया जाए जब तक कि इस मामले की पूरी तरीके से जांच नहीं हो जाती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि प्रधानमंत्री का इस मामले में बर्खास्त प्राप्त है। चुनाव का तकाजा बताइए अमलेंदु जी, चुनाव का तकाजा क्या है वो बताइए। वक्त का तकाजा तो आप बता रहे हैं जो अभी तक हुआ नहीं। कल मैं चर्चा आपके ही एक आपकी बात पे ही मैं कहा था कि तकाजा ये भी है कि प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, लेकिन चुनाव में प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए ये भी एक सवाल है, बड़ा सवाल है। जरा इसका जवाब दे दीजिए। मुझे लगता है राजीव जी, प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में थे, वहीं से उनको घोषणा करनी चाहिए थी चुनाव के तकाजा। चुनाव में अगर जीतना है और ये मसला बड़ा बनता जा रहा है तो प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए। तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग जब छत्तीसगढ़ में जाते हैं तो महादेव ऐप की बात कर रहे हैं, और आप मध्य प्रदेश में और आप नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की बात नहीं कर रहे हैं, तो चुनाव का भी तकाजा यही है। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री हर तरीके से फंसे हुए हैं, और चूंकि ये दबाव बढ़ता जा रहा है राजीव जी, इसलिए प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से इस तरीके के शब्द निकल रहे हैं। बिल्कुल, ये एक तरीके से राहुल गांधी का जो है
जो उनका कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि 145 से 150 सीटें हम मध्य प्रदेश में जीत रहे हैं, मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंस राहुल गांधी का जो है वो तो है अपना आत्मविश्वास, लेकिन राहुल गांधी के आत्मविश्वास ने प्रधानमंत्री का जो आत्मविश्वास है वो लड़खड़ा दिया है। तो प्रधानमंत्री अब जो आत्मविश्वास के साथ जो फेंकते हैं वो फेंक भी नहीं पा रहे हैं, ये समस्या प्रधानमंत्री के साथ हो गई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से हमले किए हैं प्रधानमंत्री की देह भाषा पे, प्रधानमंत्री की भाषा पे और प्रधानमंत्री के मानसिक स्थिति जो है उस पर जबरदस्त उसका असर हुआ है। और हो सकता है कि प्रधानमंत्री को लग रहा हो कि ये चीजें आगे जाकर के बड़ी हो जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट ज्यादा खड़े हो जाएंगे। चुनाव में तो हो ही रहे, 5 राज्यों के चुनाव में हो ही रहे हैं और आगे जाकर के लोकसभा के चुनाव में भी संकट बड़े हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री को अभी चीजें समझ में आने लगी हैं और जो उनके सोर्सेज होंगे उनसे खबरें आ रही होंगी, जो इंटेलिजेंस की खबरें आ रही होंगी, उनके पास जो सूचनाएं आ रही होंगी, उससे भी प्रधानमंत्री को तमाम सारी सूचनाएं मिल रही होंगी। आइए जरा समझ लेते हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी से कि ये जो परिस्थितियां राहुल गांधी ने पैदा कर दी हैं कि प्रधानमंत्री को कई ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है और जिस पर हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। राहुल की स्ट्रेटेजी क्या है? प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, राहुल सवाल पे सवाल कर रहे हैं और मोदी जी तिल मिलाए जा रहे हैं, बौखलाए जा रहे हैं। क्या राहुल जिस स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये स्ट्रेटेजी आने वाले समय में न सिर्फ इन 5 राज्यों के चुनाव बल्कि 2024 के लिए भी, इंडिया गठबंधन के लिए भी एक नई राह या कहें तो नया रास्ता बनते हुए आपको दिखाई देता है? देखिए राजीव जी, आपने प्रश्न पूछा कि राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी क्या है और मोदी जी की स्ट्रेटेजी क्या है। देखिए, जो मैं समझा, जो मुझे लगता है, देखिए हो सकता है मोदी जी सही हों, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि ये मूर्खों का सरदार है। देखिए, मोदी जी की मेरे ख्याल से विचारधारा ये है कि ये 4000 किलोमीटर पैदल चलना, एक टी शर्ट में घूमना, गरीब लोगों को गले लगाना, अपने घर में खाना खिलाना, ट्रक में यात्रा करना और वहां पे केदारनाथ के अंदर जाके मौनी बाबा से जाके उनसे मिलना, मौनी बाबा का आशीर्वाद लेना और केदारनाथ यात्रा करना, मोदी जी को लगता है ये सब मूर्खता है। मोदी जी को लगता है कि इससे बेहतर ये है राजनीतिक रूप से सफल होने के लिए कि किसी एक पूंजीपति को पकड़ो, उस पूंजीपति को देश की सारी संपत्तियां बेचो, उस सारी संपत्ति को ट्रांसफर कराओ मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से, पीएम केयर फंड पे लोगों को जानकारी मत दो, जो चुनावी बॉन्ड हैं उनकी जानकारी मत दो, तुम्हारे पास इतना ज्यादा पैसा हो कि वोटों को खरीद सको और जो दोबारा विपक्षी दल है उसको। तो मुझे लगता है मोदी जी को ऐसा लगता है कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जो प्यार की नदी बहाने का प्रयास कर रहे हैं और जो सारी चीजें कर रहे हैं, गरीबों से मिल रहे हैं, उनसे गले मिल रहे हैं, उनके पैदल चल रहे हैं, ये सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है मोदी जी को लगता है मूर्खता है। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो कि दिन में 5 ड्रेस बदलता है, जो 12 करोड़ की गाड़ी में घूमता है, जो 10,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमता है, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ बैठक करता है, जो दूसरे देश के राष्ट्रपति की पत्नी को 7.5 कैरेट का हीरा भेंट करता है, अपने देश के मणिपुर की सताई हुई महिलाओं से मिलने नहीं जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है मोदी जी को जो राहुल गांधी कर रहे हैं मूर्खता है, और राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि नहीं, देश की जड़ों से मिलना आवश्यक है, उनसे एक प्रकार का संपर्क करना आवश्यक है, गरीबों से मिलना ज्यादा आवश्यक है। पूंजीपतियों से जैसे उन्होंने अडानी से मिलने से इनकार कर दिया, मेरे ख्याल से राहुल गांधी एक मैसेजिंग कर रहे हैं, वो एक सेगमेंट को एड्रेस कर रहे हैं और मोदी जी एक सेगमेंट को एड्रेस कर रहे हैं। एक लास्ट बात कहता हूं, आपने अमलेंदु जी से पूछा मोदी जी की चुनावी रणनीति क्या होनी चाहिए। चलिए मैं बता देता हूं, अगर मैं मोदी जी का सलाहकार होता, मैं कोई अवमानना नहीं कर रहा हूं, मेरा कोई ऐसी मंशा भी नहीं है, मैं केवल विश्लेषण कर रहा हूं, एक प्रोफेसर की तरह से अपना एक सलाह दे रहा हूं। अगर मोदी जी 2 काम कर दें तो अभी भी बीजेपी 2024 में जीत सकती है। पहला वो ये करें कि जसोदा बहन को बाय इज्जत अपनी कोठी में ले आए, बंगले में ले आए, और जितनी भी आज से पूजा संपन्न हो, उन सारी पूजा संपन्न में जो सनातन धर्म का मूल आधार है, पत्नी को वाम अंग में विराजवाएं और पत्नी को अपना जो उसका अधिकार है, जो नारी का सम्मान है, उसको वापस दिलाएं। अगर वो जसोदा बहन को अपना जो उनके पत्नी के रूप में अधिकार हैं, क्योंकि तलाक अभी दिया नहीं है, अगर उनको फिर सम्मानित रूप से स्थापित कर दें तो देश की जनता इसको अच्छी तरह से देखेगी, नहीं करेंगे तो नहीं देखेगी।
दूसरा, अगर मोदी जी ये करें, मणिपुर चले जाएं और कुकी और मैती समाज के टेंटों में 2 दिन रह लें, और जो वहां की रोते हुए लोग हैं, अरे मैंने राजीव जी ऐसे ऐसे पोस्टर देखे हैं मणिपुर के बच्चों के, वो पोस्टर लगाए हुए बैठे हैं, दिवाली कहां मनाए, हमारा तो घर ही नहीं है जी, हमारे घर तो फूंक दिए गए, हमें तो घर से भगा दिया गया, हमें तो गांवों से भगा दिया गया, हम दिवाली कहां मनाएं, कहां दिए रखें, क्योंकि हम तो सड़क पे पड़े हैं, हमें तो खाने को नहीं मिल रहा है, हम तो जाके मिजोरम में और दूसरे प्रदेशों में जो पास के हैं उनमें जाके शरण लिए हुए हैं, उनके दर्द को समझिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो देश की इस समय जो बेरोजगार जनता की समस्या है, महंगाई से पीड़ित महिलाएं हैं, उनके से संवेदनाएं, और अडानी जी पे अगर कोई दंड दे दें, उन पे कोई जांच बिठवा दें और तोमर साहब पे जांच बिठवा दें, ये 3 काम कर दें, मोदी जी अभी भी 2024 का चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन अगर अडानी जी को इसी प्रकार सहयोग करते रहे, तोमर साहब को प्रश्रय देते रहे, अपनी पति को सम्मान नहीं दिया, मणिपुर के महिलाओं को सम्मान नहीं दिया, तो अगली बार 2 सीट पे सिमट जाएगी बीजेपी। जी, प्रशांत टंडन जी, आखिर राहुल गांधी का जो आत्मविश्वास है इतना ज्यादा अचानक कैसे है, जरा आपसे समझूं। क्या मात्र कर्नाटक का चुनाव और हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीत जाने से इतना आत्मविश्वास है? क्या भारत जोड़ो यात्रा मात कर लेने से ये आत्मविश्वास है, या कुछ और है? जरा इसके दूसरे पक्ष को आपके जरिए समझना चाहता हूं, क्या कुछ आप देखते हैं? जी राजीव जी, देखिए, राहुल गांधी और मोदी में मूल अंतर यही है कि राहुल गांधी सिर्फ राजनेता है, मोदी साहब राजनेता और अभिनेता दोनों हैं। तो उसमें अंतर यह आ जाता है कि राहुल गांधी चाहे भी झूठ बोलना तो वो झूठ नहीं बोल सकते, वो किसी से ये नहीं कह सकते कि वो कह सकते हैं, राहुल गांधी मान लीजिए होते और उनके सामने एक कोई लड़की चढ़ रही होती खंबे पर, तो राहुल गांधी यही कहते हैं कि भाई उतर जाओ, पुलिस को कहते हैं कि भाई उनको उतारो, यहाँ आपसे बात करेंगे, उनको मंच में ले आओ, हम अभी बात करेंगे आपसे। राहुल गांधी ये नहीं कह पाते कि वहां शॉर्ट सर्किट है, जो कि नहीं था। तो ये बेसिक अंतर है। तो उसमें देखिए, अभी जब राजस्थान पहुंचेंगे हम, चुनाव जब राजस्थान पहुंचेगा, जी जी, क्योंकि मध्य प्रदेश में मोदी जी भी जानते हैं कि कुछ है नहीं, और हम सब जानते हैं जी कि वो, और क्या पता वो चाहते भी हों कि मध्य प्रदेश का नतीजा वैसे ही आए जैसा कि संकेत मिल रहे हैं। राजस्थान में उनको लगता है कि हाँ यहाँ कुछ हो सकता है। तो राजस्थान में जब वो जाएंगे तो बहुत उनको, उनकी स्पीचेस को आप पहले से अंदाज लगा सकते हैं कि वो क्या करेंगे। मोदी साहब वहां पे जाकर सिर्फ हिंदू मुसलमान करेंगे, जिसकी एक वानगी वो दे चुके हैं, और अगली बार जब वो जाएंगे तो वो यही करेंगे। ये मोदी साहब की पॉलिटिक्स का, राजनीति का केंद्र है। और जो लोग नज़दीक से मोदी साहब को जानते हैं, अगर आप उनसे कहीं मिलें और बात करें, तो आपको ये बताएंगे कि मोदी साहब अपनी राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं जो अखिल स्वामी जी बता रहे हैं, सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। 2024 के जीत का मंत्र अखिल स्वामी जी ने दे दिया है। हाँ, मतलब वो हो सकता है कि 3 दिसंबर के बाद वो ये भी सोच लें कि राहुल गांधी की तरह पदयात्रा पर निकलना अगर फायदेमंद है तो वो ये भी कर सकते हैं। तो फिलहाल तो देखिए, राजस्थान जब वो जाएंगे तो राहुल गांधी और मोदी साहब में जो आमना सामना वहाँ होगा, वो यही होगा कि राहुल गांधी वहाँ पे विकास की बात करेंगे, और मोदी साहब एक वो जो उनको एक तमगा मिला हुआ है टाइम मैगजीन की तरफ से डिवाइडर इन चीफ का, वो डिवाइडर इन चीफ की बात करेंगे, वो समाज को बांटने वाली बात करेंगे। वो अभी भी वो बात करके वहाँ आ चुके हैं और उस पर लगातार एक्सपोज हो रहे हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, देखिए, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये जो आज तीसरा वीडियो आ गया है नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के बारे में,
ये बहुत बड़ी घटना है और ये बीजेपी के सर पे डांस करेगा। ये मुद्दा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, चुनाव के बाद भी रहेगा, ये लोकसभा के चुनाव तक रहेगा। और ये आज के वीडियो के बाद देखिए राजीव जी, मैं बहुत अंदाज लगा सकता हूँ अपने तमाम जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस के हवाले से कि ये मामला अब वो कहानी नहीं है जी। अब इस धुएं के नीचे आग भी है, तो इसमें बहुत कुछ आने वाला है आगे। ये अंदाज लग रहा है आज के वीडियो के बाद से कि उसने सबूत दिखाए, कागज दिया है, अपना टेलीफोन नंबर दिया है और ये कहा है कि कोई भी मीडिया उससे बात कर ले। तो अगर ये कहा है कि कोई भी मीडिया उससे बात कर ले तो बात कर ली होगी बहुत से लोगों ने उससे। जी बिल्कुल। तो बहुत कुछ इसमें मुझे लगता है कि बहुत कुछ आने वाला है और ये मुद्दा नरेंद्र सिंह तोमर का, बीजेपी का लंबी दूरी तक पीछा करेगा और इनका पूरा भ्रष्टाचार का जो पूरा नैरेटिव है वो एक्सपोज होंगे और ईडी भी एक्सपोज होगा इसमें। तो अभी बीजेपी को अपना दिमाग इसमें लगाना चाहिए कि ये कहाँ से हो रहा है, क्योंकि ये शायद वो जानते होंगे, जैसे मैंने पहले कहा था कि उनको मालूम होगा कहाँ से हो रहा है। जी, शायद पता होगा कि कहाँ से हो रहा है ये सब कुछ, जो घटनाक्रम है, और कैसे नहीं पता होगा, पता होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन बात यहाँ दूसरी है जो इम्पोर्टेंट है कि आखिर इन राज्यों में अगर बीजेपी हार जाती है तो इसके क्या मायने हैं, क्या माना जाए। क्या बीजेपी को ये पता नहीं है कि कुछ चुनाव जो हैं, कुछ राज्यों के चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं और काफ़ी मुश्किल में है बीजेपी, और उसमें से एक राज्य छत्तीसगढ़ भी है। छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी फिर से इस बार 5 साल सत्ता पर आसीन नहीं होती है, सत्ता पर काबिज नहीं होती है, तो क्या ये भी होगा जो कह रहे थे अभी से पहले वाले वक्तव्य दे रहे थे आप प्रशांत टंडन जी, क्या यहाँ मामला अदानी से भी रिलेटेड है या मामला कुछ और है? क्यों इतने परेशान हैं मोदी जी? याद कीजिए कि चुनाव की घोषणा के 22वें दिन अगर मोदी जी किसी राज्य में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो वो राज्य है छत्तीसगढ़, और वहां जाकर के ताबड़तोड़ न सिर्फ सभाएं करते हैं बल्कि जो घोषणा पत्र मध्य प्रदेश भाजपा का आता है उस घोषणा पत्र में आप देखें तो कांग्रेस की जो गारंटियां हैं उन गारंटियों से 2 कदम आगे या 1 कदम आगे बढ़ते हुए अपनी बात रखने और लिखने की कोशिश, बताने की कोशिश हुई थी। क्या इतना सब करने के बाद भी बीजेपी उस फासले को कम कर पाई है जिस फासले के साथ आगे आगे दौड़ती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही थी? आना चाहता हूं प्रमोद अग्रवाल जी आपके पास, जरा आपसे समझूं, क्योंकि आप वहां हैं और बहुत नजदीक से देख रहे हैं इस चुनाव को, इस राज्य के चुनाव को कैसे देखा जाए? एक बहुत पुरानी बात बताना चाहता हूं। भूपेश बघेल उस समय बहुत बड़े नेता नहीं थे, विधायक भर थे। भिलाई स्टील प्लांट को बस्तर के राव घाट से कच्चा लोहा लाने की बात चल रही थी। भिलाई स्टील प्लांट के कैप्टिव माइंस दल्ली राजरा और हिर्री जो है उसमें लोहा खत्म हो रहा था। भिलाई स्टील प्लांट के अस्तित्व का सवाल था और वहां की जो माइंस थी रावघाट की, वो एक प्राइवेट कंपनी नेको को दे दी गई थी। उसके खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ा जन आंदोलन किया था, बहुत लड़ाइयां लड़ी, मारपीट भी खाई, और लेकिन वो यह करने में कामयाब रहे कि उन्होंने रावघाट निजी हाथों में नहीं जाने दिया। अब जबकि वो मुख्यमंत्री हैं, वो अपने राज्य का गोबर तक किसी को देने को तैयार नहीं है। वो अपने यहाँ की खदानें और अपने यहाँ के कारखाने किसी निजी हाथों में जाने कैसे दे सकते हैं? उन्होंने नगरनार प्लांट के लिए अभी 2 साल पहले ही कहा था कि अगर केंद्र इसका निजीकरण करेगा तो उसे छत्तीसगढ़ सरकार खरीद लेगी। मतलब वो अस्मिता से खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। यह बात सही है कि अडानी जी कोयला चाहते हैं छत्तीसगढ़ से। अडानी जी ने सीमेंट कंपनी पर कब्जा कर ही लिया है छत्तीसगढ़ में। अडानी जी के लिए ऊर्जा बहुत बड़ा क्षेत्र है और ऊर्जा के लिए कोयला चाहिए। यात्री ट्रेनों को रोक दिया जाता है छत्तीसगढ़ में, रद्द कर दिया जाता है अडानी जी का कोयला पहुंचाने के लिए। लेकिन कटिबद्ध है शायद भूपेश बघेल में खून अभी भी जोर मार रहा है।
जो निजीकरण के खिलाफ है। वो गरीब जनता से आते हैं, गरीबी को पहचानते हैं, वो किसानों के हितैषी हैं, किसानों का हित जानते हैं। इसलिए दोबारा सरकार आने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है बीजेपी की यहां पर, क्योंकि जनता ने आज से नहीं लगभग 3 महीने के रखा हुआ है कि यहां पर वापसी किसकी होनी है। बौखलाहट का कारण निश्चित रूप से वो है। ये बौखलाहट इसलिए भी है कि वो परतें खुल रही हैं जो कहती थी खाएंगा और ना खाने दूंगा, अब तो खा भी रहे हैं, खाने भी दे रहे हैं। ये सारी दुनिया जानने लगी है और अब सबूत विदेशों से आ रहे हैं। अब क्या करें, अब तो ईडी और सीबीआई भी काम नहीं करती है, इसलिए बौखलाहट स्वाभाविक है। मैं ये देखना चाहता हूं कि वो राजस्थान में किस तरह की बौखलाहट दिखाते हैं, क्योंकि उनका वहां पर बड़ा मुद्दा तो दिख ही रहा है कि सांप्रदायिकता फैलाना है, लेकिन क्या जनता सुविधाओं के नाम पर सांप्रदायिकता को प्राथमिकता देगी? यह भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा करेगा, जो 2024 में फिर से जनता को सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या विकास और सांप्रदायिकता में उसे किससे चुनना है। छत्तीसगढ़ की जनता ने तो चुन लिया है कि उसे विकास चुनना है, सांप्रदायिकता और हमारी संपत्तियों का विक्रय उसने नकार दिया है। यह बात एकदम तय है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं लगभग वही दिखाई भी दे रहा है। संजय कुमार सिंह साहब, ओवरऑल आपसे समझना चाहता हूं कि क्या यहाँ मोदी जी की रणनीति, राहुल गांधी की रणनीति या बीजेपी की रणनीति और कांग्रेस पार्टी की रणनीति, क्योंकि यही दोनों पार्टियां खासकर इन 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आमने सामने हैं। तेलंगाना की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, थोड़े दिनों बाद तेलंगाना की बात भी होगी, लेकिन वहाँ भी राहुल गांधी अपनी टीम को मथ के आ चुके हैं, उसमें से जो मक्खन निकालना है निकाल के आ चुके हैं और वहाँ काम जारी है, चल रहा है, वो दिखाई दे रहा है धरातल पे। क्योंकि वहाँ भी चल रहा है कि राहुल गांधी ने तेलंगाना में ये बना दिया है कि राजा और प्रजा की लड़ाई है। ये बात वहाँ बहुत गौर फरमाने वाली है। लेकिन क्या यहाँ भी जब गरीबों की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, आज कर रहे थे, और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब ओबीसी की बात आती है तो वो जाति से अलग हट जाते हैं। देखिए, कई अलग अलग मौके हैं, कई अलग अलग पॉइंट्स हैं जहां कांग्रेस पार्टी बहुत बारीकी से, जैसे प्रशांत टंडन जी कहते हैं कि डैशबोर्ड के अलग अलग जो स्विचेस हैं, अलग अलग जो तार हैं, उसको जोड़ने की कोशिश, वही यहां जोड़ने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। इतनी बारीकी से अगर गंभीरता से देखें, 3 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट जैसा हम विश्लेषण कर रहे हैं उसी हिसाब से आएगा, तो हम लोग इस पर और भी गंभीरता से चर्चा जरूर करेंगे कि एक एक बात को कितनी बारीकी से यहां पर राहुल गांधी रखते हुए, प्रियंका गांधी रखते हुए नजर आ रहे हैं दोनों, जिसमें ओबीसी का मसला भी है, जिसमें अमीर और गरीब की खाई, बढ़ती हुई खाई का मसला भी है, और इन्हीं बातों के इर्द गिर्द दूसरी तरफ मोदी जी और अमित शाह जी भी नाचते हुए नजर आते हैं। क्या पूरी तरह फंसे हुए हैं मोदी, शाह पूरी तरह फंसी हुई दिखाई दे रही है बीजेपी, ऐसा माना जाए? संजय कुमार सिंह साहब, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। बिल्कुल, इनको चारों तरफ से घेर लिया गया है और इनकी रणनीति ऐसी थी कि उसमें बचने का कोई उपाय नहीं था। माने काउंटर को कैसे मुकाबला करना है वो था ही नहीं। ये मान के चल रहे थे कि हमारी ये रणनीति है और हम बढ़े जाएंगे और हमको कोई रोकेगा नहीं। मुझे याद है कि जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था तो वो इतना एंटी पीपल या एंटी बिजनेस या कम से कम छोटे कारोबारियों के खिलाफ था कि कुछ कहने लायक नहीं। और जब विधानसभा चुनाव हुए और जब उसमें सरकार हार गई, जो पिछली बार हुआ था और जिसमें 3 राज्यों में सरकार हार गई थी, तो वो जीएसटी कानून के तमाम नियम जो बहुत सख्त और जन विरोधी और बिजनेस विरोधी थे, उनको तुरंत ढीला कर दिया गया। तो मेजॉरिटी का फायदा उठाकर सरकार ने ऐसे ऐसे नियम बनाए थे जो जनता और बिजनेस के खिलाफ था। तो जब वो हारने लगी या उसको बहुमत धीरे धीरे कम होने लगा, राज्यों में हारने का ये असर हुआ कि वो थोड़ी नरम पड़ी। तो इस हिसाब से ये तो क्लियर है कि राज्यों में हारने का असर होता है। और 10 साल मतलब लगभग 9 साल से ऊपर कांग्रेस ने ये देखा है कि इनको वोट कैसे मिलते हैं। अगर इनको वोट मिले और ये सत्ता में आई, और जिस ढंग से इन लोगों ने राहुल गांधी को डैमेज किया और
नुकसान पहुंचाया या उनकी छवि खराब की, तो राहुल गांधी या कांग्रेस ने उसको पूरी तरह काउंटर करने की तैयारी की। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि जब ये कहा जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी बदल के चले गए, पायलट जाने वाले थे, राहुल गांधी कुछ कर नहीं रहे हैं, तब राहुल गांधी ने जो बहुत मैच्योरिटी से दिखाया कि जो गया उसको जाने दिया और जो नहीं गया वो रुक गया। तो मुझे अब लगता है कि अगर उस समय रोक लिया होता तो वो सब राहुल गांधी के खिलाफ अभी कितना होता, और उस समय जाने दिए उससे राहुल गांधी को कितना फायदा हुआ दिखाई दे रहा है साफ साफ। मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की हालत बहुत अच्छी है तो सिर्फ इसलिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए और सरकार बदल गई, और जिसका वो बार बार जिक्र कर रहे हैं और जिसका फायदा हो रहा है हम सब लोग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की रणनीति बहुत ही मैच्योर और बहुत ही बढ़िया से सोच समझकर बनाई गई है, और ये देखकर बनाई गई है कि इसका मुकाबला क्या हो सकता है, जवाब क्या हो सकता है, और ये हम करेंगे क्या करेंगे तो वो क्या करेंगे तो हमको क्या करना है, जो इनके पास है ही नहीं। माने चूंकि यहाँ 2 ही लोगों की टीम थी, 2014 में प्रशांत किशोर का साथ था जो जरा पॉलिटिकल रणनीति वगैरह बता सकते थे, अब वो प्रशांत किशोर साथ नहीं है, और अमित शाह और जो नरेंद्र मोदी की जो रणनीति है या जो लोग वो लोग जो कर सकते हैं वो सब हम लोग लगभग जानते हैं, समझते हैं। तो कांग्रेस में भी चूंकि ये सब लोगों को पता था, तो इसका जो काउंटर निकाला गया है वो ऐसा है कि ये लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और छटपटाने परेशान होने के अलावा कुछ बच नहीं रहा है, और जो कि बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है। जैसे इनका ये तरीका कि कोई अगर हम कुछ खिलाफ करें तो वो अखबार में नहीं छपेगा, इनने इसकी व्यवस्था तो कर ली थी, लेकिन ये नहीं पता था कि उसका वीडियो लीक हो जाएगा, और वीडियो लीक हो जाएगा तो क्या करना है, या उसका अल्टरनेटिव नहीं है। तो अब ये जो छटपटाहट है कि वीडियो लीक हो गया, मैं ये समझ रहा था कि 2 लोगों के बीच की बातचीत का वीडियो कोई तीसरा कैसे लीक कर सकता है, तो मुझे आज लगा कि शायद पेगासस से ये संभव हो और तभी 2 में से कोई एक लीक करेगा। तो मुझे, लेकिन अब तो लग रहा है कि लीक करने वाला सामने आके बता रहा है कि हाँ भैया मैंने किया है। सामने आगे बता रहा है, बल्कि टेलीफोन नंबर दे रहा है। आप पत्रकार हैं, आप बात कर सकते हैं। कह रहा है कि आप मेरे से बात कीजिए, नंबर दे रहा है, बता रहा है कि कहां रह रहा हूं, मेरा एड्रेस क्या है, आप चाहें तो उनके घर जा सकते हैं अगर कनाडा में है तो यही मैं कह रहा हूं कि इनकी रणनीति कितनी बुरी तरह फेल हुई है, इससे पता चलता है। ये समझ रहे थे कि भारत में कोई होगा तो उसके हम ईडी भेज देंगे, अब वो कनाडा से लीक कर रहा है, कर लो जो करना है। तो इस तरह की चीजें इन लोगों ने प्लान नहीं की थी, इन लोगों ने फोर्स ही नहीं किया था, उम्मीद ही नहीं की थी कि ये सब हो सकेगा, इसलिए बहुत ही बुरी तरह से फंसे हुए हैं और कोई निकलने का रास्ता नहीं है। गड़बड़ ये है कि आत्मविश्वास में इन लोगों ने बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रखी है कि और बुरे फंसने की पूरी संभावना है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये फंसते जाएंगे। स्वामी जी ने जो उपाय बताए वो भले हम लोगों को सुनने में लग रहा है कि वो किए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो कर रखा है वो करेंगे तो और फंसेंगे, वो करेंगे तो और फंसेंगे, फिर वो भी लायक होगा। बिल्कुल संजय जी, बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी, उनके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए आऊंगा, लेकिन उनसे पहले एक सूचना जो अभी ट्वीट के जरिए जयराम रमेश ने दी है, उस सूचना को आपके सामने रखना चाह रहा हूं। इस सूचना में वो बता रहे हैं कि क्यों सोनिया गांधी और राहुल गांधी जयपुर गए, इसका खुलासा करते हुए ट्वीट किया है इस वक्त जयराम रमेश ने, और कह रहे हैं कि दिल्ली में चूंकि पॉल्यूशन ज्यादा है, प्रदूषण दिल्ली में ज्यादा है, इसीलिए इससे बचने के लिए सोनिया गांधी अगले कुछ दिनों तक जयपुर में रहेंगी और यहीं पर राहुल गांधी भी बेस्ड रहेंगे, यानी वो भी वहीं रहेंगे जयपुर में ही, और जयपुर से ही कल वो जाएंगे छत्तीसगढ़ जहां उनकी 2 सभाएं हैं। इसके बाद वो राजस्थान में 16 तारीख, 19 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख को सभाएं करेंगे। राजस्थान में 16, 19, 21 और 22 4 दिन लगातार राहुल गांधी राजस्थान में अपनी सभाएं करेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे, मेगा रोड शो करेंगे, सब कुछ वहां करेंगे राजस्थान में। और सोनिया गांधी भी बेस्ड होंगी अगले कुछ दिनों तक जयपुर में, ये बात कह रहे हैं जयराम रमेश, जिसकी चर्चा हमने अभी शुरुआत में की थी आपसे, और कुछ विजुअल्स भी आपको दिखाए थे कि कैसे जयपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी। अभी थोड़ी देर बाद फिर से उस विजुअल को हम दिखा देंगे, लेकिन इससे पहले जब संजय कुमार सिंह साहब अपनी बात रख रहे थे तो हम प्रियंका गांधी को रोड शो करते हुए देख रहे थे। प्रियंका गांधी रोड शो कर रही हैं रायपुर के
की सड़कों पे अभी से थोड़ी देर पहले उन्होंने रोड शो को समाप्त कर दिया है, उसके विजुअल्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सड़कों पर कितनी भीड़ है और यहां के जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए या जो लोग देख रहे हैं वो और अच्छी तरह से बताएंगे कि क्या कुछ कैसा रहा, कैसी इनका जो रोड शो वो कैसा रहा। और लेकिन जो भीड़ दिखाई दे रही है, जो जनसमर्थन दिखाई दे रहा है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या माहौल है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का। अब आना चाहता हूं सीधे क्लोजिंग कमेंट के लिए प्रोफेसर रविकांत जी के पास में। रविकांत जी, बहुत कुछ चीजें इस घटनाक्रम तेजी से बदलते हुए हम देखते हैं। कल राहुल गांधी जरूर रहेंगे वहां पे छत्तीसगढ़ में और आज प्रियंका गांधी, 2 सभाएं राहुल गांधी की। लेकिन हम स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि आखिर क्या कारण है कि धीरे धीरे राहुल गांधी ने पूरे चुनाव को, कर्नाटक के चुनाव के बाद दूसरे चुनावों को, जो खासकर ये उसके बाद ये 5 राज्यों का जो चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं, इन चुनावों में राहुल गांधी लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस पार्टी हर राज्य में आगे दिखाई दे रही है। और इतना ही नहीं, अब राजस्थान में भी कांग्रेस के बारे में यही कहा जा रहा है कि नेक टू नेक नहीं, बल्कि अगर आगे पीछे की बात की जाए तो 51% 49% का मामला हो गया है। 51% कांग्रेस पार्टी, 49% बीजेपी। अब वहां जो लोग हैं, वहां के जो हमारे साथी दर्शक हैं, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। हम लोग अभी वहां पहुंचे नहीं हैं। प्रशांत टंडन जी वहां के एक एरिया को कवर करके, आधे एरिया कह लें, एक नहीं बल्कि आधे एरिया को कवर करके आ चुके हैं और ये अपनी बात रख भी चुके हैं, आप लोग सुन चुके हैं। जरा आपसे समझूं रविकांत जी, एज ए क्लोजिंग कमेंट, क्या है ये स्ट्रेटेजी? कैसे राहुल गांधी लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं? कैसे राहुल गांधी पिच बनाते हुए और बैटिंग धुआंधार करते हुए दिखाई दे रहे हैं? और बॉलिंग करने के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सामने आते हैं तो हाफते हुए वाइड तो कभी नो बॉल फेंक रहे हैं। कैसे देखा जाए? बिल्कुल, आपने तो कमेंट्री ही पूरी कर दी और आंखों देखा हाल वो सामने दिख रहा है। राहुल गांधी पिछले, मुझे लगता है कम से कम 6 महीना, बल्कि और ज्यादा से, उनको जो पिच तैयार कर रहे हैं वो बड़ी मुश्किल हो रही है नरेंद्र मोदी के लिए। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से ही जो एक लकीर खींची, और प्रशंसा करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी ने नफरत की राजनीति नहीं की, राहुल गांधी ने विभाजन की राजनीति नहीं की। चुनाव में विभाजन होता है, ऑब्वियस है कि हम अपने समर्थक, हमारे अपने वोटर, हर राजनीतिक दल करता है। और राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि 60-65% हमारे जैसे लोग हैं, हमारी सोच के लोग हैं। वो दरअसल वो लोग हैं जो इस देश के आइडिया ऑफ इंडिया में विश्वास करते हैं, जो समावेशी राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। और इसीलिए राहुल गांधी बराबर आदिवासियों की चर्चा करते हैं। और वो ये भी कहते हैं डंके की चोट पर कि आप उनको वनवासी इसलिए कहते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि वो जंगल में ही रहें, और उनके जंगल जब अडानी के हाथ में चले जाए तो ये आदिवासी सड़क पर भीख मांगे। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मैं चाहता हूं, हमारी पार्टी चाहती है कि आदिवासी इस देश के पहले मालिक बने, और वो हैं, और उनके जल जंगल जमीन पर उनका अपना अधिकार हो। और एक बात और इन दिनों राहुल गांधी कह रहे हैं, राजीव जी, हम लोग बराबर इसकी चर्चा करते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो सबसे बड़ा नुकसान किया है इस देश का, कि नौजवानों के एस्पिरेशन को खत्म कर दिया, उनकी उम्मीदों को, उनकी आकांक्षाओं को खत्म कर दिया। कि कोई बच्चा आज पायलट बनने का सपना नहीं देखता, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी बनने का सपना नहीं देखता। ये नरेंद्र मोदी ने उनके सपनों की हत्या कर दी है। राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि एक आदिवासी का बच्चा भी जब हवाई जहाज देखे तो वो ये सोचे कि वो पायलट बनेगा। उसका बच्चा भी जब एमबीए करके अमेरिका में नौकरी करेगा, वो बढ़ई मोची लोहार का, वो दलित, वो वंचित का बच्चा भी, वो अल्पसंख्यकों का बच्चा भी डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने का सपना देखे। और उन्होंने कहा कि इसके लिए इंग्लिश पढ़ना जरूरी है, हम इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने जा रहे हैं। जाति जनगणना का सवाल उन्होंने उठाया कि जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक नीतियां कैसे बनेगी, तब तक समस्या कैसे पता चलेगी, इसलिए एक्सरे जरूरी है। और इस इश्यू ने नरेंद्र मोदी के नीचे से जमीन खत्म कर दी। 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, साहेब चीफ गेस्ट होंगे, लेकिन पत्ता नहीं हिल रहा है। यहां आंधी चल रही है राहुल गांधी की और उनके एजेंडे की। और उस पिच पर
नरेंद्र मोदी वही हाँफ रहे हैं, कभी नो बॉल कभी वाइड बॉल। और उस नो बॉल में हो क्या रहा है कि जब आप अपशब्द बोलने लगे, वो पॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली में नहीं है राजीव जी, वो हवा में नहीं है, वो उन शब्दों में भी है। लेकिन ये वक्त गुजर चुका है। शायद अब इस देश का जनमानस इस बात को समझ चुका है कि नरेंद्र मोदी की भाषा क्या है और उन्होंने कितनी बार झूठ बोला। राहुल गांधी को उस झूठ में उसको लगा दिया, चस्पा कर दिया कि साहब ये तो ये बोल रहे हैं। लेकिन अब सारे लोग जान चुके हैं कि एक ऐसा प्रबुद्ध व्यक्ति जो किसानों के बीच में जाकर के धान भी रोकता है और ब्रिटेन में अमेरिका में बैठ करके बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के बीच में बात करता है, जिसे विदेश नीति की भी पहचान है, जो आर्थिक नीति भी जानता है, जो इस देश के लोगों से मोहब्बत करता है, प्रेम करता है, जो उस मणिपुर में भी जाता है जहां दो जाति समुदायों के बीच में आगजनी हुई थी, हिंसा हुई थी। मोदी जी मुंह छुपाए अपने उस 20,000 करोड़ के महल में बैठे हुए थे, 16,000 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ रहे थे, उनको फिक्र नहीं थी इस देश के लोगों की। वो व्यक्ति पहुंचा था जिसे कोई सिक्योरिटी की चिंता नहीं, जिसने अपने पिता को खोया, अपनी दादी को खोया, लेकिन फिर भी वो इस देश को जोड़ने के लिए सड़क से लेकर के और संसद तक संघर्ष कर रहा है। तब ऐसे में नरेंद्र मोदी का बौखलाना भी स्वाभाविक है। और जो लाइन राहुल गांधी खींच रहे हैं, ये लाइन सिर्फ चुनाव में नहीं है राजीव जी, इतिहास लिखा जाएगा तो राहुल गांधी की इस लकीर को लोग स्वर्ण रेखा में लिखेंगे और ये अंकित करेंगे कि एक दौर में जब फांसीवाद चरम पर था, जब लोगों की जबानें बंद कर दी गई थी, पत्रकारों को जेल भेजा जा रहा था, लोगों पर हमले हो रहे थे, आदिवासी के मुंह पर पेशाब की जा रही थी, उस वक्त एक व्यक्ति खड़ा हुआ था लोगों के सहिष्णुता, लोगों की शांति की अपील करते हुए, अपने आप को झोंक देता हुआ, और उसे कहीं पुलिस से धक्के खाने पड़ रहे थे तो कहीं उसे जेल भेजने की तैयारी हो रही थी, उसका घर छीन लिया गया, लेकिन वो फिर भी टिका रहा। और यही वजह है कि आज मोदी जी को पसीना छूट रहा है और राहुल गांधी उसी स्थित प्रज्ञ होकर के, बिल्कुल निर्द्वंद होकर के, न वो तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं, बस वो लोगों से संवाद कर रहे हैं और यही संवाद इस देश को जोड़ेगा। और वो उस भारत माता को, आज तो नेहरू जी का दिन है जी, जो उन्होंने कहा था इस देश के लोग, जो करोड़ों किसान, आदिवासी, दलित, मजदूर, महिलाएं, ये हम सब भारत माता है। उस भारत माता को जो खून के आंसू रो रही है, उन महिलाओं के नग्न होती हुई तस्वीर को देख करके, उस भारत माता को आज अगर कोई संवार रहा है, आज अगर उस भारत माता के आंसुओं को कोई पहुंच रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। और यही दिक्कत आरएसएस के कुनबे में भी है और मोदी के यहां भी। जी बिल्कुल, आने वाले समय में धीरे धीरे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ रहा है, समापन की ओर जा रहा है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी सामने आ रही है। और इस बीच जयराम रमेश, कांग्रेस के महासचिव, उन्होंने जो ट्वीट किया है एक्स पे, उस ट्वीट के जरिए आप उसको आपको बता चुका हूं कि जयराम रमेश ने बताया है कि जयपुर में सोनिया गांधी अगले कुछ दिनों तक रहेंगी और राहुल गांधी भी बेस्ड होंगे, राहुल गांधी भी वहीं रहेंगे। और राजस्थान में राहुल गांधी की सभाएं कितने दिनों तक होंगी, इसलिए क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी राजस्थान क्यों नहीं जा रहे हैं, ये पूछा जा रहा था। अब एक नहीं बल्कि 4 दिनों के जो ग्राफ हैं जो वो सामने आ गए हैं कि 4 दिन तक। लेकिन इसके अलावा एक वीडियो आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं हम। पूछा गया एक जनसभा में नरेंद्र सिंह तोमर से कि आपके बेटे के बारे में जो वीडियो आ रहा है, तो इस वीडियो में पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो कैसे मीडिया से भागते हुए, बचते हुए यहां नरेंद्र सिंह तोमर दिखाई दे रहे हैं। अगर फुल स्क्रीन ले आइए, अगर साउंड हो तो उसको भी दिखाइए, और ज़रा सवाल क्या पूछे जा रहे हैं और क्या जवाब दे रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। चलते चलते इस वीडियो को ज़रूर आप तक रखना चाहता हूं, देखिए ज़रा। राजनीतिक भूचाल आ चुका है, नरेंद्र सिंह जी से बात करते हैं। नरेंद्र जी, आपके बेटे के 2 वीडियो वायरल हो गए, उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, राहुल गांधी ने भी सवाल खड़ा किया है। सर, राहुल गांधी ने क्या कहना चाहेंगे? और देखिए नरेंद्र सिंह मंत्री
राहुल गांधी ने भी उस पर सवाल किया है। आपके बेटे के 2 वीडियो वायरल हो गए हैं, इस पर आप क्या जवाब देंगे? आपने देख लिया कि नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या जवाब दिया। नरेंद्र सिंह तोमर खुद को बचते बचाते भागते नजर आए। वरिष्ठ नेता हैं, कृषि मंत्री हैं, देश के कुछ लोग जो इनर सर्किल में आते हैं प्रधानमंत्री के, उनमें से एक हैं। और आपको याद होगा किसानों का आंदोलन, उस समय भी इनकी चुप्पी थी और अब भी अपने बेटे के ऊपर लगे आरोप पर भी चुप्पी साधे हुए हैं। कहा जा रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर अपने चुनाव में फंस गए हैं, लेकिन सांसद वो हैं। कितने लोग चुनाव जीतते हैं इनके सांसद, जो छत्तीसगढ़ से लेकर के मध्य प्रदेश और राजस्थान सब जगह उतारे गए हैं, उनमें से कितने जीत कर आते हैं ये 3 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन राजस्थान से जो खबर आ रही है कि सोनिया गांधी वहीं पर बेस्ड होंगी अगले कुछ दिनों तक, और राहुल गांधी वहीं से पूरे चुनाव की कमान संभालेंगे, चुनाव प्रचार में जाएंगे। कल सबसे पहले 15 तारीख को आखिरी दिन छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी रहेंगे और उसके बाद 16 तारीख को, 17 तारीख को और 19 तारीख को, 16, 19, 21 और 22 4 दिन उनकी सभाएं जो हैं राजस्थान में हैं, ये घोषित तौर पर आप समझ लीजिए। और 15 को यहाँ, 16 तारीख को राहुल गांधी उसी मैदान में अपनी सभा करेंगे जिस मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 तारीख को होंगे, यानी कल होंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ चलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, रविकांत जी, संजय कुमार सिंह साहब, प्रमोद अग्रवाल जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ